ओके सर, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, कंफर्म मी? यस सर। ओके सर। सर चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स क्लास है आज, है ना? इकोनॉमिक्स क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं सर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देखो सर, एक बात आप लोगों को क्लियरली समझना चाहिए। इकोनॉमिक्स मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये जो करंट इकोनॉमिक्स का डिस्कशन चलता है, ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है। इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानते हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में जानते हैं, एंड मार्केट के बारे में जानते हैं। ठीक है, दिस इज अ हार्डकोर इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट्स या फिर एक चार्टर्ड स्टूडेंट्स या सीएससी या सीएमए स्टूडेंट्स को अगर इकोनॉमिक्स हार्डकोर लेवल में नहीं समझ में आता है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है सर। क्यों प्रॉब्लमेटिक? मतलब इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द demand supply situations of any economy, of any country, of any society, देन आपको पता ही नहीं चलेगा प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे करना है ना? जैसे प्रोडक्शन क्या समझाता है सर? जैसे प्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं हमें? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाता है सर? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमें ये समझाता है कि इकोनॉमी में नीड क्या है, कंट्री में नीड क्या है, नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, है ना? या तो डिमांड क्रिएट करो, या तो डिमांड क्रिएट करो, या तो डिमांड फुलफिल करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या तो डिमांड क्रिएट करो या तो डिमांड फुलफिल करो। डिमांड फुलफिल करने के लिए भी प्रोडक्शन करना है और डिमांड को क्रिएट करने के लिए भी फुल प्रोडक्शन करना है। सर पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज देखो, बेसिक नीड्स जो होता है, बेसिक जो डिमांड्स होता है, बेसिक डिमांड्स क्या है? हर एक इंसान का बेसिक डिमांड क्या है जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते? इसके बिना, मतलब ये गाना है ना, इसके बिना क्या जीना यारो, इसके बिना क्या मरना। मतलब किसके बिना जी नहीं सकते? क्या इंसान इंसान के बिना जी सकता है? हाँ जी सकता है। मतलब अगर हमारे क्लोज्ड वन भी चले जाए दुनिया से फिर भी हम लोग जीते हैं, लाइफ गोज ऑन। हाँ सर, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। क्या इंसान जीना छोड़ देता है? हाँ, थोड़ा तकलीफ होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, बट सबको जीना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं आपसे, मैं आपको जेन्युइन चीज पूछ रहा हूँ कि किसके बिना हम जी नहीं सकते? विदाउट दोज थिंग्स लाइफ कांट सर्वाइव। क्या है वो चीज? सर फूड्स, यस और नो? क्या फूड्स के बिना लाइफ सर्वाइव हो सकता है? शेल्टर, अगर आपका घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, मुश्किल है ना? बिकॉज वी आर नॉट बर्ड्स। इवन बर्ड्स को भी तकलीफ होता है। आपको पता है लास्ट 3-4 दिन से बारिश हो रहा है ना? साइक्लोनिक प्रेशर क्रिएट हुआ है बे ऑफ बंगाल में, और उसका इफेक्ट पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हाँ आंध्रा, इवन इंडिया का मैक्सिमम पार्ट्स में ये जो बारिश हो रहा है ये हो रहा है। सर इसमें मैं देख रहा हूँ स्पेशली सिटी, स्पेशली इन सिटी एरिया, जैसे यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, है ना? तो मेरे घर के बगल में एक ट्री था सर, ठीक है, एक बड़ा सा ट्री था जिसमें काफी सारा, मतलब ग्रीन लीव्स था और काफी सारा ब्रांचेस था उसका। लेकिन रिसेंटली एक कंस्ट्रक्शन के कारण उस पेड़ को काट दिया गया। इट्स जस्ट बिहाइंड माय बिल्डिंग देयर इज अ पॉन्ड, एंड बिसाइड पॉन्ड देयर इज अ ट्री, एंड उस ट्री में मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, चाहे वो ठंड के टाइम पे हो चाहे वो बारिश के टाइम पे हो, दे टेक देयर शेल्टर ऑन दैट प्लेस। नाउ अब बारिश का टाइम है, इवन नॉट जस्ट बर्ड्स, इन द नाइट टाइम पे बैट, बैट समझते हो ना आप लोग, जिसको हम लोग बादुड़ या चामची का बोलते हैं? हाँ सर, बैट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फिर भी ये लोग बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये लोग फिर भी यहाँ से वहां चल के सर्वाइव कर लेता है। बट ह्यूमन बीइंग के अंदर इतना पावर नहीं है कि विदाउट शेल्टर, आज के डेट में तो नहीं है, पुराने टाइम पे शायद था, आज के डेट में इनका शेल्टर चला जाए ना तो बारिश में 4 दिन भीगेगा, पांचवा दिन 5 डेज के अंदर न्यूमोनिया हो जाएगा, और फिर चौथा दिन के अंदर एकदम ऊपर ऊपर वाला के भरोसे चला जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो? बर्ड्स के साथ इंसान का कनेक्शन जोड़ना चाहते हो? क्या कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहना चाहते
बेसिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए बेसिक जो नीड्स होते हैं, दैट इज फूड होता है, शेल्टर होता है, क्लोथ्स होता है ना। बंगाली में या हिंदी में बोले तो रोटी कपड़ा मकान, या फिर बंगाली में बोले तो खाद्य वस्त्रो वासस्थान, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड्स। तो सर ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको डिमांड क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, पड़ता है जरूरत? प्लीज टेल मी, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि अगर किसी को, जैसे हर किसी को फूड चाहिए, तो क्या फूड फूड का डिमांड क्रिएट करना पड़ा कि ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट है? हेलो, आपको खाना चाहिए, इंसान को फूड चाहिए, तो यह इसका डिमांड क्रिएट करना पड़ा कि बाय डिफॉल्ट है, भाई इंसान है, जी रहे हैं तो खाना तो देना पड़ेगा? यस, टेल मी, शेयर करो सर। बाय डिफॉल्ट है सर। बाय डिफॉल्ट है। लेकिन क्या आईफोन, आपके हाथ में जो आईफोन है या फिर कोई भी स्मार्टफोन है, क्या इसका जरूरत है बहुत? मतलब क्या इसके बिना हम जी सकते हैं? आईफोन हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्ट वॉचेस हो, जो भी हो, आपके घर में एसी हो, मेरे घर में एसी हो, क्या इसके बिना हम जी सकते हैं? अरे बताओ ना सर। हाँ बोलो। सर अभी जो कंडीशन है, अभी फोन के बिना जीना मुश्किल है, पहले जी दैट्स सकते थे। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक कंडीशंस। क्या यहीं पर तो खेल है सर, यहीं पर खेल है। आप बोल रहे हो कि फोन के बिना जीना मुश्किल है, कल अगर मोबाइल टावर काम करना बंद कर दिया, आप जी लोगे सर? कल अगर मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए ना, वी ऑल कैन सर्वाइव, वी कैन एडजस्ट, वी कैन एडजस्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो डिमांड है ना आईफोन का, नेटवर्क का, ये डिमांड को क्रिएट किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड सर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये डिमांड क्रिएट किया गया, ये डिमांड पहले से नहीं था। सो कुछ डिमांड बाय डिफॉल्ट होते हैं, कुछ डिमांड क्रिएट किया जाता है। अब प्रोडक्शन जो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट में काम करता है। कुछ डिफॉल्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जैसे लोगों को घर का जरूरत है, लोगों को शेल्टर का डिमांड है, मतलब घर बनेगा, फ्लैट बनेगा, फूड्स का जरूरत है, खाना बनेगा, फार्मर्स एग्रीकल्चर करेगा, है ना, कोई राइस उगाएगा, कोई व्हीट प्रोडक्शन करेगा, तो कोई फ्रूट्स प्रोडक्शन करेगा, है ना, जो भी नेसेसिटी फूड्स है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट विदाउट डिमांड देयर इज नो प्रोडक्शन, या तो डिमांड। जैसे आईफोन के बारे में मैं बात कर रहा था, आप मुझे एक चीज बताओ, स्टीव जॉब्स जिसने आईफोन बनाया, ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ फोन बनाया, बाकी फोन एक तरफ, आईफोन एक तरफ, है ना, आज के डेट में हर एक यूथ का ड्रीम होता है। यूथ क्यों, मतलब ओल्ड एज से लेके मिडिल एज से लेके यूथ तक, ठीक है, इवन छोटा बच्चा तक, उसको भी आईफोन चाहिए। और अगर आईफोन ना भी मिलता है ना किसी किसी को, प्रेस्टिजियस इश्यूज है ना, क्या करता है मैं देखता हूँ सर, आईफोन का पीछे स्टिकर लगा देता है, ठीक है, ताकि लोगों के सामने आईफोन जैसा दिखे। मार्केट में मिलता भी है आईफोन का कवर। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिमांड। ये डिमांड था नहीं, ये डिमांड क्रिएट किया गया। नाउ क्वेश्चन इज दैट, चाहे वो डिमांड क्रिएट किया जाए या डिमांड बाय डिफॉल्ट आ जाए, प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। यस और नो, बोलो सर। प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, आईफोन भी बनाना पड़ेगा, आपको आईफोन भी बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा आपको। आईफोन के साथ राइस, राइस मतलब आईफोन तो एक तरफ है, बेसिक नीड्स में राइस हो या फिर जो भी फूड्स, वो आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट सोसाइटी कांट सर्वाइव, सोसाइटी कैन नॉट सर्वाइव। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग बात करते हैं ना, कुछ बेसिक चीजों पे हम लोग हमेशा फोकस करते हुए चलेंगे। विदाउट दोज थिंग्स इकोनॉमिक्स कांट कंप्लीट। जैसे कि बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं किया एक बार कर लीजिएगा, अभी फिर से बाद में एक बार लाइव कर लेना। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो मैंने रिसेंट ट्रेंड में एक बार कंप्लीट किया, मैं फिर से एक बार कंप्लीट करूंगा, बट मेरा करंट डिस्कशन चल रहा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और मैं लास्ट कुछ क्लासेस में आपको प्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया, और स्पेशली मैंने प्रोडक्शन के बारे में बात करते हुए आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में बात किया, एंड उसका नाम है सर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। प्रोडक्शन के अंदर बात करने के लिए मैंने आपके साथ बात किया एंटरप्रेन्योर के बारे में। सर हु इज द एंटरप्रेन्योर, हु इज द एंटरप्रेन्योर?
सर जिसने रिस्क उठा के बिजनेस करता है वो होता है एंटरप्रेन्योर। कोई भी चीज दुनिया में बना लो, चाहे आईफोन बना लो, चाहे राइस बना लो, ठीक है। राइस मतलब बेसिक नीड्स, आईफोन मतलब क्रिएटिंग नीड्स। एक एग्जाम्पल है और कुछ नहीं, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप अपने मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्शन लेवल में आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर करना हो, छोटा सा राइस का टुकड़ा से लेके हाई फाई टेक्नोलॉजिकल आईफोन तक, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक बेसिक नीड्स का जरूरत है। विशाल वीडियो ऑफ कर दे बाबू, वीडियो ऑफ कर दे। विशाल का वीडियो ऑन हो गया क्या? विशाल को मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, वो गलती हाँ से हो रहा है। हाँ, वीडियो ऑफ कर दो। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और ये बाद में क्लासेस में सबको, जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे उनको भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। नहीं किया अभी तक, ठीक। क्या हो गया? तो जिसके बिना कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? सनोन, नॉइनी, एनीवन प्लीज टेल मी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इस चार चीज को क्या कहते हैं? बोलो सर, जल्दी बोलो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड। राजन्ना, विदिशा, आप लोग भी बताइएगा बीच बीच में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जस्ट मुझे फटाफट ये रिवाइज करा रहा हूँ मैं फटाफट एक बार, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है और इसीलिए इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर ये चीज, ये जो पर्टिकुलर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, ये हर एक बिजनेसमैन का क्या है सर? ये हर एक बिजनेसमैन का जरूरत है, जिसके बिना वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। हर एक बिजनेसमैन, चाहे अगर आप फार्मर्स को तो हम लोग बिजनेसमैन नहीं समझते, बट फार्मर्स इज ऑल्सो बिजनेसमैन। एक्चुअली क्या है ना, इंडिया में फार्मर्स को ना एक गरीब, एक बेचारा ऐसा डिनोट किया गया है। बट सीरियसली, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, बंगाली फार्मर वर्सेस पंजाबी फार्मर, देखो। आई डोंट नो मुझे क्या दिखाएगा, बट आपको मैं दिखाता हूँ कि फार्मर का, ये देखो, ये पंजाबी फार्मर्स को देखो, कहाँ गया पंजाबी फार्मर्स? ये एकदम मोच में ताव दे के कॉन्फिडेंस में बिजनेस करता है। पंजाब हरियाणा साइड में, पंजाब हरियाणा साइड में फार्मिंग ना एक प्राउड का मैटर है, ठीक है, फार्मिंग एक प्राउड का मैटर है। सीरियसली मजाक नहीं कर रहे आपको। हरियाणा पंजाब साइड में फार्मर्स इज रियली, दे फील प्राइड, दे ऑलवेज फील प्राउड, और इनका एक प्राउड है। लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब फार्मर्स इज लाइक, मतलब मैक्सिमम केस में ऐसा देखा जाता है, ठीक है, जैसे फार्मर्स मतलब कोई गरीब होगा, हाँ मतलब बहुत जरूरत में कर रहा है, ये फीलिंग्स चेंज करना चाहिए। हर एक फार्मर्स एंटरप्रेन्योर है सर। अगर फार्मर अपना प्रोडक्शन करना बंद कर दिया ना, तो पूरा सोसाइटी बिना खा के मर जाएगा। तो ये लोग अगर ये सब चावल बनाना बंद कर दिया, गेहूं बनाना बंद कर दिया ना, हम देखेंगे कितना लोग पिज्जा हट में जाता है, केएफसी में जाता है। इसीलिए ना, जब भी हम खाना खाते हैं ना, एक बार फार्मर्स को याद करना चाहिए, याद करना चाहिए, बिल्कुल याद करना चाहिए। करते नहीं वो अलग बात, बट करना चाहिए। विदाउट फार्मर्स कुछ नहीं हो सकता। ये ऑनियन देखो, ये ऑनियन बना रहा है, इस ऑनियन के बिना फूड्स नहीं बनता लोगों के घर में, है ना। तो दे आर एंटरप्रेन्योर सर, दे आर बिजनेसमैन, दे आर नॉट जस्ट ए फार्मर। या फिर उसको छोटा नहीं करना चाहिए, हम लोग करते हैं। ऐसे हमारे एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर था, ऐसे मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको एक्चुअली कॉन्स्पिरेशन करके मार दिया गया सर। प्रूफ नहीं है बट कॉन्सेप्ट तो वही है। लाल बहादुर शास्त्री, उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान, सुने होंगे आप लोग, सुना है जय जवान जय जय किसान? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका सोच ही अलग था। उन्होंने ही ये नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, मतलब विदाउट आर्मी एंड विदाउट फार्मर्स कंट्री कांट सर्वाइव। हाँ बोलो सर। तो बात क्या है,
सर अब मुझे एक चीज फटाफट बताओ कि ये जो फार्मर्स है या जो भी बिजनेसमैन है, इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिना ये बिजनेस नहीं कर सकता, है ना। अब यहाँ पर ये तो हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या आप लोग मुझे फैक्टर कॉस्ट समझा सकते हो? फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? जैसे फार्मर्स हो या फिर बिजनेसमैन, मतलब चाहे वो आईफोन मेकर हो, चाहे वो वेजिटेबल मेकर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां से लैंड लेंगे उनको क्या देंगे? रेंट देंगे। जो लेबर देगा बिजनेस में उनको क्या देंगे? वेजेस देंगे। जो कैपिटल प्रोवाइड करेगा बैंक, उनको क्या देंगे? इंटरेस्ट। जो एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत से, अपने रिस्क टेकिंग पावर से, अपने इनोवेशन से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको क्या देंगे? प्रॉफिट। सर ये क्या हो गया? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ये क्या हो गया? अरे बोलो ना, दीज आर फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट है सर। इसमें एक फैक्टर इनकम का भी कॉन्सेप्ट आता है। फैक्टर इनकम मतलब जस्ट ऑपोजिट सोचना, जिसका लैंड है उनके लिए रेंट इनकम है, बट बिजनेस के लिए सोचो, थिंक फ्रॉम अ बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो। आपका पर्सपेक्टिव बिजनेस के नजर से होगा तो ये कॉस्ट है, लेकिन जिसका लैंड है, जिसको रेंट मिल रहा है, उसके लिए इनकम है। जो लेबर है, जिसका इनकम है, वो एजेस मिल रहा है, उसके लिए इनकम है। कैपिटल इंटरेस्ट है, उनके लिए इनकम है। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, उसके लिए इनकम है। तो वो फैक्टर इनकम हो गया। बट बेसिकली हमारे लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए दैट इज द रीजन, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट एक साथ लिया जाता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। आपको बात समझ में आ रहा है सर? अभी तो मैं प्रोडक्शन में ही हूँ, अब धीरे धीरे कॉस्ट की तरफ भी बढ़ने वाला हूँ। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो, कि क्यों प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज किया जाता है? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। अब देखो, मैंने आपको लैंड के बारे में बताया, लेबर के बारे में बताया, एंटरप्रेन्योर के बारे में भी बताया। जिन लोगों ने क्लास मिस किया या नहीं हो पाया, वो लोग प्लीज स्टार्टिंग लेक्चर थोड़ा देखें। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने काफी डिटेल्स बोला था, स्पेशली सीएस में, कंपनी सेक्रेटरी में, चार्टर्ड में तो है ही, कंपनी सेक्रेटरी में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर ही होता है। मैं उसको भी पंच करके आपको स्टार्टअप इंडिया भी समझा दिया था। ठीक है, सीए सीए में दोनों में एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बट सीएस के केस में एंटरप्रेन्योर एक स्पेशल पेपर मतलब चैप्टर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जिधर से भी देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये सब हो गया था सर। तो फिर आज क्या करने वाले हैं सर? सर आज तो मैं हार्डकोर एरिया में हूँ। हाँ, जैसे लास्ट दिन मैंने आपको टोटल प्रोडक्ट क्या है ना, टोटल प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, ये सब समझाया था। एवरेज प्रोडक्शन क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स समझाया था कि नहीं समझाया था? हाँ सर, ये सब स्टैटिस्टिक्स समझाया था ना। कैसे हम लोग टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके अंदर रिलेशनशिप को हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश किए थे। मेरा कहने का मतलब ये है सर, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बात को, कि ये जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है ना, इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को दो पैरामीटर में इसको देखा जाता है। ध्यान से देखिए सर, there is a concept of total production, there is a concept of average production and there is a concept of marginal production। और ये टोटल प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। हेलो, अरे हाँ ना बताइएगा, मैंने लास्ट क्लास में बोला था इसके बारे में। टीपी क्या है, एमपी क्या है, एपी क्या है? किसी को याद नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे याद नहीं है किसी को, बताइएगा। हाँ सनोन, राजन्ना, किसी का याद नहीं? बताए थे ना सर। अब देखो सर, मैंने आपको इसका रिलेशनशिप भी बताया था कि एवरेज प्रोडक्शन के साथ मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ये कैसे रिलेशनशिप समझाए थे मैं आपको? तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था कि एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में रिलेशनशिप, इसमें मैंने आपको एनालिसिस दिखाया था कि क्या होता है इनके बीच में। अब ये कॉन्सेप्ट को ना मैं थोड़ा आज आपको प्रैक्टिकल पैरामीटर में समझाने वाला हूँ। सर ध्यान से बात को सुनिएगा, प्रैक्टिकल पैरामीटर में बताने वाला हूँ। सर क्या प्रैक्टिकल बताओगे? ध्यान से सुनो। इफ यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी TP, MP, AP, then
आपको अभी जो समझना है दैट इज सर प्रोडक्शन ना दो तरीके से किया जाता है, या प्रोडक्शन का दो कॉन्सेप्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एक का नाम है शॉर्ट पीरियड और एक का नाम है लॉन्ग पीरियड। कोई भी बिजनेस, चाहे वो टाटा का बिजनेस हो, चाहे वो बिरला का बिजनेस हो, चाहे वो किसी फार्मर्स का हो, एक शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन होता है। बात को समझे सर। जैसे मानो कि आप अगर रिलायंस को ही मैं दिखाता हूँ, जैसे रिलायंस क्या करता है सर, पता है आपको रिलायंस क्या करता है? जैसे रिलायंस का सबसे बड़ा जो काम है वो है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करना, और क्या करता है रिलायंस? सर रिलायंस ऑयल रिफाइनरी करता है। ये रिलायंस का, देखा आप लोगों ने कभी? ये रिलायंस का क्या है जानते हो? ये रिलायंस का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। कहां पर है बोलो तो? कहां पर है बोलो तो? सर गुजरात में है, जामनगर में। वेरी गुड सर, थैंक यू। गुजरात जामनगर, थैंक यू सर। गुजरात के जामनगर में रिलायंस का दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है। अब ये ऑयल रिफाइनरी जो रिलायंस चलाता है, क्या करता है रिलायंस? सर बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग काम करता है रिलायंस। ठीक है, देखो जैसे जैसे जब मैं स्टॉक मार्केट का क्लास कराता हूँ तब मैं लोगों को रिलायंस के बारे में, उसके शेयर के बारे में बताता हूँ। ये रिलायंस का शेयर बढ़ सकता है, रिलायंस का शेयर में दम है। ठीक है, काफी दिनों से बताया जा रहा हूँ सर, और बताते रहता हूँ हमेशा, नॉट जस्ट रिलायंस, हर बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। अब जब मैं रिलायंस के बिजनेस के बारे में बात करता हूँ तब मुझे ये भी पता होना चाहिए ना रिलायंस करता क्या है। हाँ सर, है ना? तो इन सिंपल जब मैं इसका एनालिसिस देता हूँ तब मैं यहाँ पर आपको ये देखो, ये कंपनी प्रोफाइल से मैं रेड कर सकता हूँ। ठीक है, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन रिफाइनिंग, सबसे पहले लिखा है रिफाइनिंग। ऐसे ये नॉट जस्ट रिफाइन का काम करता है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर इन प्राइमरी फॉर्म्स। ये सब चीज बेसिकली रिलायंस करता है, और उसी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और आजकल रिलायंस जियो भी लाया है ना, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस ये सब भी है, वो सब इंक्लूडिंग है इसके अंदर। लेकिन रिलायंस का मेन बिजनेस जो है आज के डेट में वो रिलायंस का रिफाइनिंग बिजनेस। और अभी जियो, अभी रिसेंटली वो जियो क्यों लॉन्च किया? बिकॉज उनको लगता है और ये सही लगता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल, इंटरनेट इज द न्यू ऑयल, है ना। ऑयल बिजनेस में अभी भी दम रहेगा, बट न्यू न्यू ऑयल क्या है? डेटा, इंटरनेट, नेटवर्क, है ना। तो इसीलिए उसने न्यू बिजनेस पे आ गया। मतलब मुकेश अंबानी का पापा धीरूभाई अंबानी ने सोच लिया था, क्या सोचा था? ध्यान से सुनना, मैं ये सब कनेक्टेड में बात कर रहा हूँ। एक एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है, अगर आप सोच पाओगे ना तभी इकोनॉमिक्स समझ पाओगे। इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट सर, इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, ये ना फीलिंग्स है, ये एक फीलिंग्स है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। आज रिलायंस का शेयर देखो सर, रिलायंस का शेयर, एक टाइम था, एक टाइम था जब रिलायंस का शेयर, सर देखो सर 2000 के आसपास, 2000 के आसपास रिलायंस का एक शेयर 50 टका में भी बिकता था। अगर मैं रिसेंटली भी बात करूं 2013-14 में भी रिलायंस का एक शेयर 400-500 में बिकता था। लेकिन आज रिलायंस का एक शेयर 2500 के ऊपर है, 2500 के ऊपर है। सर कहना का मतलब क्या है, इसमें शेयर का क्या कनेक्शन? अरे भाई बिजनेस बड़ा है तभी ना शेयर बड़ा है। अब आप पूछोगे सर बिजनेस कैसे बढ़ा? अरे प्रोडक्शन किया ना तब ना बिजनेस बढ़ा। किस चीज का प्रोडक्शन किया? अरे लोगों को नीड है ना, अरे लोगों को नीड है कि नहीं? अगर रिलायंस पेट्रोल को फॉरेन कंट्री से, क्या हमारे देश में पेट्रोल डीजल मिलता है ज्यादा? ज्यादा क्या छोड़ो, बहुत ही कम मिलता है। थोड़ा बहुत बॉम्बे हाई में है, बॉम्बे में, आसाम में डिगबॉय में थोड़ा सा मिलता है, वो भी उतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो भारत जैसे इतना बड़ा देश का 140 करोड़, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इसका डिमांड फुलफिल करने के लिए, इसका ट्रांसपोर्टिंग डिमांड फुलफिल करने के लिए पेट्रोल डीजल बाहर से लाना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल, है ना। क्रूड ऑयल बाहर से लाना पड़ता है, नॉर्मली अरेबियन नेशन से, इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट नेशन से ये पेट्रोल डीजल लाना पड़ता है। आजकल भारत रशिया से भी ला रहे हैं, बिकॉज रशिया के पास ना बहुत रिजर्व है। रशिया इज अ रिच कंट्री, और रशिया के पास बहुत तेल का रिजर्व है। ठीक है, और वहां पर भी कुछ ऑयल माइंस है उनका। ठीक है, तो आजकल भारत थोड़ा सस्ता में रशिया से भी ला रहे हैं। ऐसे अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है, बट रशिया से इंडिया तेल ला रहे हैं सब। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट कभी रशिया से लाता है तो कभी मिडिल ईस्ट तो सबसे ज्यादा तेल लेता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट से लाता है, अफ्रीकन नेशंस भी है कुछ
जहां से तेल मिलता है तो भारत में लाता है, और कुछ साउथ अमेरिकन नेशन है जहां तेल अच्छा मिलता है, जैसे कि कोलंबिया, वेनेजुएला सबसे ज्यादा मिलता है यहाँ पर वेनेजुएला में, ठीक है। तो वेनेजुएला से अभी भारत एक बार शायद ट्राई किया था, उसके बाद नहीं लिया, जो भी वो रीजन अलग है, बट उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। बट मैं आपको जो बताना चाहता, देखो अब देखो जामनगर कहाँ है, जामनगर गुजरात में। अब रिलायंस क्या सोच रहा है, देखो प्रोडक्शन को समझना है तो बिजनेस को समझो। जामनगर फैक्ट्री, जामनगर गुजरात, चलो मैं जामनगर में आपको दिखाता हूँ। ये देखो एकदम समुद्र किनारे के आसपास, ये रहा हमारा जामनगर, ठीक है, गुजरात। और ये रहा अरबियन नेशंस। अब अरबियन नेशन से तेल का जहाज इंडिया में आता है, यहाँ पर रिलायंस क्या करता है, अपनी रिफाइनरी में डालता है। कहाँ चला गया रिलायंस का रिफाइनरी, ये रिफाइनरी है वहां पर, ठीक है। अब रिफाइनरी के अंदर जाके पेट्रोल को पेट्रोल बनाता है, डीजल को क्रूड ऑयल, बेसिकली क्रूड ऑयल उसको रिफाइनिंग स्टेज के ऊपर डिपेंड करके वही तेल पेट्रोल भी बन जाता है, वही चीज डीजल भी बन जाता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्शन कर रहा है, पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहा है, डीजल प्रोड्यूस कर रहा है, फिर यही पेट्रोल डीजल फॉरेन इकोनॉमी को भी देते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री को भी देता है, ठीक है, और इंडिया को भी देता है, गवर्नमेंट भी परचेज करता है इससे। सर कहना क्या चाहते हैं, सर कुछ नहीं, डिमांड है ना पेट्रोल डीजल का। अच्छा क्या पेट्रोल डीजल पहले से ही था, पेट्रोल डीजल तो बहुत दिनों से था, लेकिन पेट्रोल डीजल का यूज हम लोगों को पता नहीं था, डिस्कवर नहीं कर पाए थे सर। 1930s के बाद पेट्रोल डीजल या अरबियन नेशंस में डिस्कवर किया गया, और उसके बाद से ये ट्रांसपोर्टिंग वर्ल्ड में एक न्यू इन्वेंशन आई, पहले नहीं होता था। लेकिन क्या उससे पहले सऊदी अरेबियन या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पेट्रोल डीजल नहीं मिलता था, बट उसका यूज के बारे में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसका नीड समझ में नहीं आया था। तो नीड क्रिएट किया गया, और आज इकोनॉमी का चक्का पेट्रोल डीजल के बिना चल ही नहीं सकता। इतना डिमांडिंग है कि सिर्फ पेट्रोल का दाम 100 क्रॉस करने से इंसान बावला हो जाता है, बावला मतलब पागल, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता, कि जब कोई बिजनेस एकदम बेसिक लेवल में सोचता है, मानो कल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक जैसे मुकेश अंबानी, उनका पापा धीरू भाई अंबानी आज से 40-50 साल पहले ये सोचा था कि इंडिया जैसा कंट्री में पेट्रोल डीजल का डिमांड तो है ही, डिमांड तो क्रिएट दुनिया भर में हो रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं होगा। लेकिन इंडिया में एक रिफाइनरी बनाना चाहिए, हमारे देश में तेल नहीं मिलता है तो क्या हुआ, हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी तो बन सकता है। तो एक्चुअली येमेन में गया था काम करने के लिए, येमेन, तुर्की, अरबियन नेशंस में। कौन, धीरू भाई अंबानी, मुकेश का पापा, मुकेश अंबानी जी का पापा। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज देखा और कल बना दिया, तभी तो वो एंटरप्रेन्योर है। उनके दिमाग में ये चला कि कैसे इसको, सर मेरा स्टोरी में ना ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आगे जब मैं बात करूंगा ना, ये स्टोरी आपको कनेक्ट कर लेगा। आगे जब मैं स्टैटिस्टिक्स समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, यही कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा, इसीलिए मेरा कहानी कंसंट्रेशन दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती बोल रहा हूं, सुनिए पहले, क्योंकि आगे का डिस्कशन बहुत वाइटल है, ठीक है, इसलिए कहानी पे ध्यान दीजिए। धीरू भाई अंबानी, कौन धीरू भाई अंबानी, कैसे देखते थे मुकेश अंबानी का पापा, देख लो। इंटरनेट के जमाने में इंफॉर्मेशन गैदर करना बड़ा आसान है सर, लेकिन इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। He is the person. This is the person, the legendary धीरूभाई अंबानी। इनका सोच, इनका चिंता, इनका अलग लेवल का बिजनेस का सोच था, और जिसका स्वरूप हम लोग आज रिलायंस को देखते हैं। अब क्या किया उन्होंने, यमन में गया था डिलीवरी बॉय का काम करने, क्या काम करने, डिलीवरी बॉय का काम करने। हाँ सर, एक प्राइमरी टीचर का, गुजरात का ही एक प्राइमरी टीचर का बेटा था, ठीक है, और वहां से चला गया जल्दी जल्दी पैसा कमाने लगे यमन। लेकिन उसको पता चला कि ये तेल का डिमांड दुनिया भर में होने वाला है, और भारत उसके बाहर नहीं है, और उसने सोचा कि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल का फैक्ट्री बनाएंगे एक दिन। लेकिन पेट्रोल का फैक्ट्री बनाने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल तो भारत में नहीं है, तो रिफाइनरी बना देते हैं, और फिर भारत एक्सपोर्टर भी बन गया पेट्रोल का। पेट्रोल एंड पेट्रोकेमिकल्स का वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी भारत ही है। अब इसको बोलते हैं प्रोडक्शन दिमाग, और इसको बोलते हैं डिमांड क्रिएशन, इसको बोलते हैं बिजनेस करने का सोच। तो आप एक बात सोचो, अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं समझ पाओगे, देखो धीरू भाई अंबानी कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था,
लेकिन उनका जिंदगी का तजुर्बा था, उनके अंदर ना जेनेटिक गुजराती बिजनेस दिमाग था। गुजराती लोग ऐसे ही बिजनेस में ना बड़ा अलग ही लेवल का सोचता है। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, या तो आप किताब से सीखो या फिर आप लाइफ से सीखो। ठीक है, लाइफ भी सिखाते हैं, किताब से भी आप लाइफ को जोड़ सकते हो। अब देखो हर किसी को तो लाइफ से सीखने का मौका नहीं मिल सकता, तो इन दैट केस आप बुक से सीखते हो, आप टीचर से सीखते हो, ठीक है, और फिर उससे कनेक्ट करते हो। तो दैट इज वाई एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, ट्राई टू कनेक्ट प्रैक्टिकली एवरीथिंग। सो कहने का मतलब बहुत सिंपल है। अब हम लोग फिर से आ जाएंगे सर एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, वो चीज पे। और फिर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट में बात करूंगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हर एक बिजनेस को ये दोनों फेज चलना पड़ता है। बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग फेज जो होता है ना, उसमें स्टार्टिंग में बिजनेस ना लंबा नहीं सोचता कि 10 साल बाद मेरे बिजनेस का क्या होगा। सोचता है क्या? कल अगर आप एक दुकान चला स्टार्ट करते हो, क्या आप सोचते हो कि 10 साल में आपका दुकान किधर जाएगा? क्या आप पहले यही सोचते हो कि भाई पहला 1 साल कैसे गुजरेगा, वो सोचते हैं? प्लीज टेल मी, जल्दी बोलो सर। जब कोई बिजनेस, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो रिलायंस का बिजनेस हो चाहे फुचका वाला हो या वो मोमो वाला हो, अरे देखो सिर्फ रिलायंस की क्यों बात करते हैं? अब वह मोमो को ही सोचो। हाँ, वह मोमो आज एक इंटरनेशनल मोमो कंपनी है सर, आपको पता है? वह मोमो कोई छोटा मोटा नहीं है, अपने कोलकाता का ही एंटरप्रेन्योर है सर, अमित अग्रवाल मोस्ट प्रोबेबली। कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया था, सागर जे दरियानी, राजा इस्तीमल, हाँ ये विनोद के होमागाई, शाहिम रहमान एंड एल मुरली कृष्णन। ठीक है, ये लोग अभी सीईओ हैं, बट इसको बनाने वाला कौन था? सागर दरियानी, सॉरी सॉरी मैं गलत बोला, अमित अग्रवाल किसी और का है। तो किसी बेसिकली कहने का मतलब है कि मोमो जो बेसिकली एक ईस्ट एशिया का खाना है, तो इनका सोच बहुत सिंपल था। इनका भी सोच देखो, इनका सोच भी बड़ा सिंपल था। इनका कहना था कि अगर यूरोप का पिज्जा, मतलब ब्रेड, यूरोप का पिज्जा बेसिकली इटालियन होता है पिज्जा, अगर यूरोप के पिज्जा के पीछे ईस्ट इंडिया मतलब ईस्टर्न एशिया पागल है, तो फिर हमारे मोमो खाने के लिए यूरोप क्यों नहीं पागल बने? आज दुनिया भर में इसका 425 आउटलेट्स, भारत के 19 शहरों में इसका आउटलेट्स हैं, इवन इंटरनेशनल आउटलेट भी इसने स्टार्ट कर दिया। भारत के बाहर भी वह मोमो का मार्केट है, वह मोमो प्राइवेट लिमिटेड। तो मोमो बेच के, सिर्फ मोमो बेच के, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। मोमो तो पहले एक घर पे बनाने वाला कॉन्सेप्ट था, तिब्बतियन फूड्स है बेसिकली। बेसिकली ये तिब्बतियन फूड्स है, तिब्बतियन एंड हमारे कश्मीर रीजन का। बड़ा सोचो सर कि प्रोडक्शन के बारे में सोचना मतलब अब मैं कहां से कहां जोड़ रहा हूं आपको, पेट्रोल से लेके मोमो तक पहुंच गया। जस्ट कनेक्ट करो, बिजनेस हर चीज का हो सकता है, प्रोडक्शन हर लेवल में हो सकता है, लेकिन इसके लिए बेसिक्स लेवल में कुछ माइक्रो कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपका समझ हो रहा है। अब मैं इसको जोड़ूंगा, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको जोड़ना है। अब जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसको सबसे पहले ना शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में सोचना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड सेकेंड पार्ट इज लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट पीरियड मतलब इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। अब आपके मन में चल रहा है सर फैक्टर क्या है? व्हाट इज फैक्टर सर? टेल मी, फैक्टर क्या है सर? जल्दी बोलो। मैं कुछ देर पहले ही आपको फैक्टर समझा रहा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, अरे बोलो ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है सर? मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल जगह में लेके जाने का कोशिश किया। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस, इसमें क्या बता रहा है? इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स एंड अदर्स आर वेरिएबल। किस फैक्टर का बात कर रहे हैं सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का बात कर रहा है सर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का बात कर रहा है, जिसके बिना बिजनेस अधूरा है, जिसके बिना बिजनेस अधूरा है। लेकिन यहाँ पर बात है सर शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर कि शॉर्ट रन में क्या बता रहा है? इन दी शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। दैट मीन्स ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये जो चार फैक्टर होता है, ये चारों फैक्टर में से एक फैक्टर को फिक्स रहना पड़ेगा।
फिक्स मतलब, अच्छा एक चीज मुझे बता, मानो कि आप भी एक मोमो जैसा स्टॉल बनाना चाहते हो, थोड़ा हेल्प कीजिए मुझे। आप भी वाह मोमो जैसा एक स्टॉल बनाना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्या नाम दोगे मोमो का, बताओ क्या नाम दोगे बिजनेस का? वाह मोमो तो नहीं दे सकते, मैं एक बंगाली नाम दे रहा हूँ सर, आहा मोमो चलेगा? आहा इसे हम लोग बोलते हैं, मतलब जब कोई भी खाना बहुत अच्छा होता है ना, बंगाली में ऐसे बोलते हैं आहा बहुत सुंदर है, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली आहा मोमो, वाव नहीं आहा, तो वाव का बंगाली वर्जन, ठीक है आहा, आहा की सुंदर ऐसा बोलते हैं हम लोग बंगाली में, ठीक है। आहा बेच तो, जैसे अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, सब कोई अभी कपड़ा दुकान में लाइन लगाएगा सर, कोई अच्छा कपड़ा मिल जाए ना, कोई अच्छा ड्रेस मिल जाए ना, ठीक है, कोई अच्छा जीन्स मिल जाए, आहा क्या मस्त की सुंदर कपड़ा, ऐसा ये बंगाली फीलिंग्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने भी दुकान का नाम दे दिया आहा मोमो, ठीक है। अब आहा मोमो आप स्टार्टिंग में ही तो 10 साल के लिए नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, कम से कम पूजा टाइम तो निकल जाए। अब पूजा टाइम पे, अब कम से कम मैं आपको एक 4 महीने का फेस्टिव टाइम लेता हूँ, मतलब अभी सितंबर से स्टार्ट करो, सितंबर टू जनवरी इंडिया का फेस्टिव टाइम, ठीक है। अब ये शॉर्ट रन टाइम है, 6 मंथ्स, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इस शॉर्ट पीरियड में ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में कौन सा चीज फिक्स रहेगा? फिक्स मतलब सर दुकान तो चेंज नहीं करोगे ना, शॉर्ट रन में चेंज कर दोगे दुकान, लैंड के बदले आपका रेंट देना पड़ता है सर, क्या आपका 6 महीने में रेंट बदल जाएगा? हेलो, आपने एक दुकान भाड़े पे लिया, मानो आपका भाड़ा है 5,000 का, 5,000 का रेंट है, क्या आप 6 महीने में रेंट बदल जाएगा? प्लीज टेल मी, अरे बोलो ना। रवि, दीपायन, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? साहिल, आप एक दुकान ओपन कर रहे हो, क्या आपका 6 महीने में रेंट बदल जाएगा? नो सर। नो सर, तो ये फिक्स रह जाएगा ना। लेबर, हाँ लेबर बदल सकता है, एक की जगह 2 लेबर हो सकता है, 2 की जगह 4 लेबर हो सकता है। कैपिटल का इंटरेस्ट, तो 6 महीने में इंटरेस्ट बदलने का चांसेस कम ही है। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट बदल सकता है, किसी महीने में ज्यादा प्रॉफिट कर लिए, किसी महीने में कम प्रॉफिट कर लिए, बिजनेस का प्रॉफिट का ना कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज दैट शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर आपका फिक्स रहना चाहिए, एटलीस्ट लैंड का रेंट तो फिक्स रह ही जाएगा, है ना, दुकान का रेंट। लैंड इक्वल्स टू एवरीथिंग इन इकोनॉमिक्स, लैंड मीन्स नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल लैंड, इन इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स स्काई इज ऑल्सो लैंड, जो आसमान में एरोप्लेन उड़ता है वो भी लैंड है, जो जहाज चलता है समुद्र से वो भी लैंड है, क्योंकि उसका परमिट कॉस्ट है, वो परमिट खरीदना पड़ता है। ये जो इंडिगो एयरलाइंस चलता है, ये जो एक न्यू एयरलाइंस आया आकाशा बोल के, स्पाइस जेट चलता है, या समुद्र से जो जहाज चलता है ना, तो रूट का परमिट लेना पड़ता है, उसका भी कॉस्ट आता है। इन इकोनॉमिक्स स्काई इज ऑल्सो लैंड, वाटर इज ऑल्सो लैंड, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है दैट इज लैंड। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट लैंड का रेंट आपका फिक्स्ड है शॉर्ट रन में, लेकिन अब एक दूसरा सवाल, जब आप लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन करोगे, क्या तब भी आप बोलोगे कि आपका रेंट फिक्स रहेगा? टेल मी, क्या लॉन्ग रन में भी आपका रेंट फिक्स रह जाएगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद फिक्स रह जाएगा या चेंज हो जाएगा? अरे बोलो, आप लोगों का जवाब मेरे लिए कीमती है सर, थोड़ा सा बताइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, थैंक यू शालिनी। लॉन्ग रन में आपका रेंट बदल जाएगा, आज जो दुकान का भाड़ा 5,000 है, 1 साल बाद एक 5,000 थोड़ी ना रहेगा, 1,000 बढ़ेगा कम से कम, 5% तो बढ़ता ही है, 5% तो बढ़ता ही है। नाउ क्वेश्चन इज दैट लॉन्ग रन में सारा फैक्टर आपका वैरी करेगा, लेकिन शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर आपका फिक्स रहेगा, बाकी वैरी कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का क्या नाम है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का क्या नाम है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को कहा जाता है इकोनॉमिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इन इकोनॉमिक्स वर्ड्स दीज आर नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है। और
लॉन्ग रन का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट में मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको टीपीएपीएमपी का कॉन्सेप्ट पता है, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स भी लास्ट दिन समझाया था कि टीपीएपीएमपी का स्टैट क्या है, ठीक है। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका दो कॉन्सेप्ट है, मतलब दो मतलब इसका दो तीन नाम है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कह सकते हो। मतलब शॉर्ट रन में एक बिजनेस को क्या ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, किस चीज का ध्यान देना पड़ता है, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे काम करता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका और एक नाम भी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सर समझे नहीं, सर समझने के लिए थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि मैं कोर एरिया में बात कर रहा हूँ। थोड़ा वेट करो, आप किसी भी बिजनेस को समझ सकते हो, रिलायंस से लेके आहा मोमो तक। आहा मोमो मेरा बिजनेस है, वाह मोमो, ठीक है। So according to law of variable proportion, as more and more units of variable factors are combined, more and more units of variable factor क्या क्या है, वही लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, with same quantity of fixed factors. The more and more units of a variable factors are combined with same quantity of fixed factors, total product first increases. मतलब देखो सर, आज रिलायंस का पेट्रोलियम हो या वाह मोमो का मोमो हो, पहले लैंड यूज करेगा, लेबर यूज करेगा, कैपिटल यूज करेगा और एंटरप्रेन्योर का दिमाग यूज करेगा। जस्ट टेल मी, ये चार फैक्टर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है? विदाउट दिस फोर फैक्टर क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं है सर, नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये सारी चीज को मैं अगर वेरिएबल कर दूं एटलीस्ट, लेकिन शॉर्ट रन है, मैं लैंड का रेंट को फिक्स कर देता हूं। रेंट फिक्स्ड, 5,000 का रेंट है मेरा, रेंट मेरा फिक्स्ड है, लेकिन लेबर चेंज हो सकता है, कैपिटल चेंज हो सकता है, एंटरप्रेन्योर चेंज हो सकता है, मतलब एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट्स कलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो सकता है। सो अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, as more and more factors combine together with same quantity of fixed factor, total product first increase। तो प्रोडक्शन पहले क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज at an increasing rate, then at diminishing rate and finally start diminishing। कोई भी बिजनेस जो शॉर्ट रन लेवल में चलता है पहले सारा फैक्टर को यूज करता है, कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल, सम फिक्स्ड सम वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि लैंड फिक्स्ड, लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर वेरिएबल, या फिर आप एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट को भी फिक्स कर लो। एंटरप्रेन्योर ने भी सोचा कि मैं भी अभी अपना प्रॉफिट को फिक्स रखूंगा, ज्यादा तो नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, हर प्रोडक्ट में मैं फिक्स प्रॉफिट चार्ज करूंगा। आई डोंट वांट टू चेंज माय प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मेरा कोई 100 रुपीज का प्रोडक्ट है एंड आई डिसाइडेड कि 100 में मैं 10% ही प्रॉफिट रखूंगा, इट्स लाइक 10 टका पर प्रोडक्ट में 10 रुपीज प्रॉफिट, एंड आई डोंट वांट टू चेंज इट फॉर द एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग 6 months। आई डोंट वांट टू चेंज दिस थिंग्स फॉर द एटलीस्ट अपकमिंग 6 months। ओके, सो दिस इज फिक्स्ड, तो प्रॉफिट भी मैंने फिक्स कर दिया, तो रेंट भी फिक्स्ड है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी फिक्स्ड है, लेकिन लेबर कैपिटल मानो चेंज हो सकता है। कोई भी दो फैक्टर फिक्स्ड, कोई भी दो फैक्टर वेरिएबल, कोई भी एक फिक्स 3 वेरिएबल चल सकता है, नो इशू विद दैट। ऐसे सिचुएशंस में हर एक बिजनेस स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है, और वो भी हाई रेट में, इंक्रीजिंग रेट में, मतलब रेट ऑफ स्पीड बड़ा हाई रहेगा। उसके बाद रेट बढ़ेगा लेकिन रेट डिक्रीज हो जाएगा, डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा सर, और फिर धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन फॉल करेगा। सर ऐसा होता है क्या? अरे हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, हर बिजनेस में ऐसा होता है। अब कैसे होता है, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न दिया, फिर डिमिनिशिंग रेट में, और फिर फाइनली धीरे धीरे फॉल करना चालू कर दिया। इट implies that marginal product first rise then diminishes eventually, and law of variable proportion is also known as return to a factor। इट इज ए शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। एक बात यहाँ पर याद रखिए सर, मैं आपको अभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, मैं अभी आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, तो थोड़ा पेशेंस का जरूरत है आपके सामने, ठीक है। मैं जो बात आपको अभी सिंपल समझाया, इसको मैं ग्राफिकली प्रैक्टिकली जोड़ूंगा,
ग्राफ का यूज करके प्रैक्टिकली जोड़ूंगा कि ऐसा कब कब होता है, क्यों होता है। थोड़ा पेशेंस चाहिए और थोड़ा समझने का इच्छा चाहिए। अब देखो, इकोनॉमिक्स अपने बेस्ट में चल रहा है, ध्यान से सुनना सर। एक एंटरप्रेन्योर का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है ये, हर एक बिजनेसमैन का चैलेंजिंग पार्ट है ये चैलेंज जिसने एक्सेप्ट कर लिया, ये चैलेंज को जिसने फेस कर लिया, आप मानो कि वो लॉन्ग रन में टिक जाएगा। और जो ये चैलेंज को मानने को तैयार नहीं है, आप ये समझो कि उसका तो लॉन्ग रन सर्वाइवल मुश्किल है। ये एक बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है, ये एक स्टूडेंट के लाइफ में भी एप्लीकेबल है, ये एक इंडिविजुअल इंसान के लाइफ में भी एप्लीकेबल है। इफ यू फील a student's life is like a business life, if you feel a individual life equals to a business life, सर कैसे कहाँ से जोड़ रहे हो समझ में नहीं आ रहा, समझोगे सर? थोड़ा रुको, ठीक है, रुक जा, ठीक है, थोड़ा रुक जा, ए स्टूडेंट्स लोग थोड़ा रुक जा, सुनो सर सुनो। अब देखो कि हम लोग कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं। अच्छा, अब बात है कि शॉर्ट रन बिजनेस तो करना है, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन भी करना है, लेकिन कुछ एजम्पशन मान लेते हैं। एजम्पशन मतलब लो मान लिया हमने, एज्यूम। सर कोई बोलेगा सर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, सर क्यों? मेरा बिजनेस में टेक्नोलॉजी चेंज कर ही सकता हूँ। नहीं सर, नहीं होता है रियल लाइफ में। जैसे आपका मन होता है, मानो कि आज आपका अर्निंग है, आपका आपका मंथली अर्निंग है मानो 20,000, ठीक है, उसमें आपको फैमिली को देना पड़ता है 15,000, 5,000 में से 3,000 4,000 आपका खर्चा पड़ जाता है, योर एक्सपेंस। सर क्या आप आईफोन ले सकते हो? आईफोन इज अ टेक्नोलॉजिकली, आईफोन हाई फाई आता है टेक्नोलॉजिकली, आईफोन अपर लेवल डिस्कशन, मतलब अपर लेवल टेक्नोलॉजी है। बट माय क्वेश्चन इज, क्या आप कम इनकम में आईफोन में शिफ्ट हो सकते हो? अगर आपका इनकम या आपका फैमिली इनकम लो है तो आप अपर टेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते, है ना? तो ऐसा ही हर बिजनेस को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपका मशीन जो है बिजनेस में, मानो कि आपने आपने कोई पुराना मशीन यूज कर रहे हो, तो आपका इच्छा तो है कि मशीन चेंज कर दो, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। पैसा का प्रॉब्लम हो सकता है, आप मन मर्जी नहीं कर सकते, तो ऐसा हम लोग भी assumptions ले लिए। तो टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड, there must be some input whose quantity is kept fixed, law does not apply where factors are used in fixed proportions, only physical input and output are considered, all the units of variable factors are homogeneous, मतलब जो भी चीज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे वो सब एक ही तरह का चीज है, अलग अलग नहीं। जैसे अगर मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे तो मोबाइल ही लेंगे उसको, ठीक है, अगर राइस मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसको राइस ही मानेंगे। होमोजेनस का मतलब है सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट को होमोजेनस कहा जाता है। तो सर अलग को क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस। अगर प्रोडक्ट मतलब अलग अलग प्रोडक्शन है तो उसको हेट्रोजेनस कहा जाता है, अगर सिमिलर काइंड ऑफ है तो उसको होमोजेनस कहा जाता है। एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का 3 स्टेज होता है सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 स्टेज होता है। हर बिजनेस अपने शॉर्ट रन में ये 3 स्टेज से गुजरते हैं। सर क्या है 3 स्टेज? ये 3 स्टेज क्या है? उसके लिए आपको अगेन स्टैटिस्टिक्स समझना होगा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? जो मैंने आपको लास्ट दिन समझाया था, ये स्टैट समझोगे तभी जाके ये ग्राफ समझोगे। यही ग्राफ यहाँ पर भी मैंने देके रखा, सेम ग्राफ, दिस वन आल्सो सेम कॉन्सेप्ट है सर। ये जो दोनों ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर सेम, एक ही ग्राफ है सर, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ धीरे धीरे, ध्यान से सुनना सर। लेकिन ये ग्राफ मैं डायरेक्टली ड्रॉ नहीं करूंगा, पहले आपको मैं स्टैट बताऊंगा। मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ना डायरेक्टली यूज नहीं होता, वो स्टैटिस्टिक्स के कारण आता है। जैसे आप लोग कभी टीवी में क्रिकेट का मैच देखते हो, हाँ, जैसे क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स, हाँ, जैसे विराट कोहली का अगर आप स्टार्ट देखना चाहते हैं, विराट कोहली स्टैट्स, सेंचुरी का स्टैटिस्टिक्स या समथिंग लाइक दैट। अगर मैं सिर्फ विराट कोहली का स्टैटिस्टिक्स देखना चाहता हूँ तो आप मुझे यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये विराट कोहली कितना टेस्ट में कितना रन बनाया, ओडीआई में कितना रन बनाया, T20 में कितना रन बनाया, इसका एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली कोशिश करूँ चेंज करने का,
विराट कोहली स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ हिज ओडीआई करियर। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सर। यहाँ पर बस ग्राफिकली जो स्टैटिस्टिक्स मिला है ना, स्टैटिस्टिक्स को क्या किया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये अगर आप देखोगे ना समझ जाओगे, ये जो कुछ भी हो रहा है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में ही रिलेशन है। स्टैट पहले कैलकुलेट किया जाता है, फिर इकोनॉमिकली ग्राफिकली उसको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे विराट कोहली, ये देखो, नंबर ऑफ मैचेस ही हैज स्कोर्ड 600 रन्स इन एवरी कैलेंडर ईयर। ये देखो 2008 में कितना, 2009 में कितना, ठीक है, कितना कितना रन बनाया, 2010 में कितना, ठीक है, इस तरह से उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हुआ है। समझ रहे हो ना। इसी तरह से जैसे यहाँ पर आप विराट कोहली का देख रहे हो, हाईएस्ट स्कोर कब कितना बनाया, किसके अगेंस्ट में कितना स्कोर बनाया, हाईएस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में है 183 सबसे, ठीक है, मुझे याद है। बाकी 115 भी बहुत लोगों के साथ बनाया। इसका एवरेज देखो, ठीक है, एवरेज सबसे ज्यादा है बांग्लादेश के खिलाफ 75.55, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है 54, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ है 45, ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ है 60 एवरेज है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। तो सर ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये विराट कोहली का स्टैटिस्टिक्स है और उसका इकोनॉमिकल ग्राफ है, ठीक है। अगर विराट कोहली के इकोनॉमी को मेजर किया जाए तो ऐसे मेजर किया जाता है, इक्वली, इक्वली, ठीक जैसे आप विराट कोहली का स्टैट देखते हो, विराट कोहली का ग्राफ देखते हो, ठीक है, इक्वली आप किसी बिजनेस का ग्राफ या उसका देखोगे। कुछ अलग है क्या? हाँ राजन्ना, विदिशा, आप लोग आवाज नहीं है मेरे पास, बताओ ये कुछ अलग है क्या? या विराट कोहली का रन और ग्राफ का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाया और यहाँ पर जो मैं आपको बिजनेस परफॉर्मेंस को बता रहा हूँ, क्या ये अलग है? दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बस वो विराट कोहली है, क्रिकेटर है, और ये बिजनेस है। हेलो, अरे समझ रहे हो सर? चलो आज तो मैं आपको विराट कोहली से ही पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। चलो मजा आ गया, ये रैंडमली मैंने लिया, पता नहीं था मुझे विराट कोहली याद आएगा। आज तो मैं विराट कोहली बताऊंगा आपको। बिजनेस इक्वल्स टू विराट कोहली। हर बिजनेस को वो दिन देखना पड़ता है जो दिन विराट कोहली को देखना पड़ता है। सर क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ सर, देखो तो, देखो दिखाते अभी, चलो मैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट एग्जैक्टली आपको फील करके दिखाऊंगा कि जैसा विराट कोहली के साथ रिसेंटली हुआ है, 3 साल उसको सेंचुरी नहीं मिला था, लोग आवाज उठाना चालू कर दिया था, भारत एशिया कप से बाहर हो गया, बट विराट कोहली को सेंचुरी मिला अफगानिस्तान के खिलाफ। हाँ सर, वो भी 3 साल बाद। बहुत लोग बहुत बातें बनाया बट उसने प्रूव करके दिखाया कि कोहली किंग है, बैक कर रहा है। जो कोहली का फैंस है वो बोल रहे हैं। सर क्या आप फैन नहीं हो? ये सर मुझे भी कोहली पसंद है बट मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है। मुझे तो जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा मैं उसका फैन हूँ, ठीक है, भारत के लिए जो खेलेगा मैं उसका फैन। अब क्वेश्चन इज दैट, सर विराट कोहली के साथ बिजनेस को जल्दी समझाओ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन समझाओ। इसका इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बाप रे, इतना लोगों को प्रॉब्लम, सैनॉन को प्रॉब्लम, दीपायन को प्रॉब्लम, ऐसा क्यों? देखिए सर, देखो सर, देखो, देखो और देखते रहो। सर देखो, यहाँ पर बिजनेस में क्या है, बिजनेस में लेबर आता है, ठीक है, लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, तो लेबर चेंज होता रहेगा, ठीक है, शॉर्ट रन है, लेबर चेंज होते रहता है, जो मैं लास्ट दिन समझाया था आप लोगों को, लेबर चेंज हो रहा है तो लेबर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक कॉमन सेंस है। जो कोई भी अपने जिंदगी में या अपने बिजनेस में लेबर बढ़ाएगा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, बट एक सर्टेन टाइम के बाद आप लेबर बढ़ाते रहते हो बट आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। जैसे विराट कोहली के साथ भी हुआ। क्या विराट कोहली मेहनत नहीं कर रहा था? हाँ सर, क्या विराट कोहली 3 साल से मेहनत नहीं कर रहा था? अरे बताओ ना, क्या विराट कोहली 3 साल से मेहनत नहीं कर रहा था? कर तो रहा था, फिर लेकिन फिर भी विराट कोहली के बैट से रन नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों? सर ऐसा होता है, ऐसा बिजनेस में भी होता है। देखो, अब विराट का स्टैट के साथ, विराट के स्टैटिस्टिक्स के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स मैच करेगा। देखो विराट कोहली के स्टैटिस्टिक्स के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स मैच कर जाएगा। कैसे? कैसे मैच करेगा? अरे देखो तो सर, देखने से सब समझ में आता है। देखो
बिजनेस अपना लेबर बढ़ा रहा है, विराट कोहली अपना मेहनत बढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब बिजनेस इक्वल्स टू विराट कोहली का, बिजनेस का लेबर इक्वल्स टू विराट कोहली का मेहनत, ठीक है। फिटनेस में विराट कोहली को कोई नहीं टक्कर दे सकता वर्ल्ड क्रिकेट में आज के डेट में। तो बिजनेस में लेबर इक्वल्स टू विराट का फिटनेस। बिजनेस लेबर बढ़ा रहे हैं, विराट भी फिटनेस बढ़ा रहे हैं। बिजनेस भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, विराट का रन हो रहा है। प्रोडक्शन मतलब विराट का रन, ठीक है। रन इक्वल्स टू बिजनेस का प्रोडक्शन, ठीक है। कोई भी बिजनेस ले लो, अंबानी का बिजनेस ले लो या फिर वामोमो का बिजनेस या मारुति सुजुकी, जिसका मर्जी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। जब लेबर 1 था प्रोडक्शन 2 था, जब लेबर 2 था प्रोडक्शन 5 हो गया, लेबर 3 प्रोडक्शन 9, बढ़ रहा है सर, ठीक है। सर कैसे ये जो बढ़ रहा है, क्या इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट ऐड होते होते टोटल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर आप टोटल प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कैसे आया अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे विराट कोहली एक एक करके रन बना के 50 बनाता है ना, 1 + 1 + 1 + 4, ठीक है, +6 + 1 + 2 + 4 + 6 + 3 + 4 + 6 + 3 + 4, ये क्या है? ये विराट कोहली का रन करने का तरीका है। दैट इज एक्चुअली मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक बैट्समैन का रन, डेट मतलब पर बैटिंग का रन। जैसे यहाँ पर 2 रन हुआ, 3 रन हुआ, देखो पहले 2 रन था तो टोटल भी 2, लेकिन जैसे 2 से 3 हो गया, 2 लेबर जैसे जुड़ गया 3 हो गया ना, टोटल हो गया 5, 3 के साथ 4 आ गया फिर से, देखो 2 + 3 + 4 कितना हो गया 9, 9 फिर से 3 आ गया, 9 + 3 12, फिर 12 + 2 14, दिख रहा है सर? हेलो दीपान, रवि, टेल मी, साहिल, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन का कैसे कैलकुलेशन हुआ दिखाई दे रहा है? विशाल बोलो सर, बोलो, सभी को पूछ रहा हूँ। तनोन, नयनी, ए तोरा क्लासे आছিস, কারোর আওয়াজ পাচ্ছি না কেন? खाली नहीं, आवाज दो हमको, हम खो गए, बोलो सर। यस सर। यस सर, थैंक यू, Sir, थैंक यू सर। तो टोटल प्रोडक्शन कैसे हुआ? मार्जिनल ऐड करते हुए हुआ, ठीक है। तो देखो एक चीज देखो, बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन एक चीज ध्यान दो, मार्जिनल प्रोडक्शन ऐड होते होते टोटल प्रोडक्शन हुआ, है ना। देखो एक टाइम पे बाद जब टोटल प्रोडक्शन 15, जब लेबर 6, उसके बाद लेबर बढ़ाया पर टोटल और नहीं बढ़ा। ध्यान से सुनिए सर, लेबर बढ़ रहा है पर टोटल नहीं बढ़ रहा है, उल्टा और लेबर बढ़ा रहे हो पर टोटल और नहीं बढ़ रहे, उल्टा कम हो रहा है। लेबर 8 हो गया फिर भी प्रोडक्शन कम हो गया, लेबर 9 हो गया फिर भी प्रोडक्शन कम हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर मार्जिनल भी तो कम होना चालू हो गया। एक सर्टेन टाइम के बाद मार्जिनल मार्जिनल कम होना चालू हो गया, मतलब रन आना बंद हो गया। विराट कोहली के बैट में जैसे रन आना बंद हो गया, ठीक है। बिजनेस में भी ऐसा प्रोडक्शन और नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूँ, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्टैटिस्टिक्स। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूँ, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टार्टिंग में ना बड़ा अच्छा स्पीड लेता है, देखो लेबर बढ़ रहा है, मार्जिनल भी बढ़ रहा है, 2 + 3 + 4, उसके बाद जैसे कुछ देर जाने के बाद बिजनेस में ना एक स्लोनेस आ जाता है। मार्जिनल 4 से 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। अब ये तो एग्जाम्पल, रियल लाइफ में ये चीज 2 साल 3 साल में दिखता है। रियल लाइफ में ऐसा चीज 2 3 4 साल में नजर आता है। बिजनेस स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा किया, फिर धीरे 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 बिजनेस में स्लॉथ आना चालू हो गया। लेबर बढ़ रहा है, टोटल भी बढ़ रहा है, बट मार्जिनल, जब तक मार्जिनल का स्पीड था तब तक टोटल में भी स्पीड था। मार्जिनल ढीला पड़ गया, मार्जिनल जब 0 हो गया टोटल तो कांस्टेंट हो गया, 15 में ही 15 में रह गया। 15 यूनिट था, 15 में ही रह गया टोटल, क्योंकि मार्जिनल जो 0 हो गया, मतलब और रन नहीं आ रहा है बैट से, जैसे विराट कोहली के बैट से रन नहीं आ रहा था तो टोटल रन भी नहीं बढ़ रहा था। विराट कोहली सेंचुरी तो छोड़ो, 50 बनाने में भी विराट कोहली को प्रॉब्लम हो रहा था, तो रन भी नहीं बढ़ रहा था।
फिर विराट कोहली बार बार आउट हो जा रहा है, माइनस 0 होके फिर माइनस पे जा रहे हैं। जब विराट कोहली का माइनस जाते जाते ऐसा हालत हो रहा है कि जैसे विराट कोहली को बाहर बिठा दो, ऐसा लग रहा था। विराट कोहली का फैन मेरे से गुस्सा हो जाएगा, बट ऐसा आवाज उठा था तो विराट कोहली को T20 से बिठा दो, उससे अच्छा प्लेयर है T20 में। विराट कोहली इज नॉट फिटेड इन T20 स्क्वाड। टेस्ट वनडे खिला दो उसको, पर T20 में मत खिलाओ। मतलब ये तब का सिचुएशन है जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में जाता है। अब बिजनेस में ये सिचुएशन तब होता है जब आप लेबर तो बढ़ाते हो बट प्रोडक्शन में आपका लॉस होता है। लेबर बढ़ा के भी आपका प्रोडक्शन में लॉस होता है, तब बिजनेस में ये सिचुएशंस होता है। ठीक जैसे विराट कोहली लॉस में चला गया था। सर इसके बीच में एवरेज का क्या खेल? सर टोटल प्रोडक्शन, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, चेंज इन लेबर, बेसिकली चेंज इन वेरिएबल यूनिट बोलते हैं इसको, वेरिएबल इनपुट। जैसे लेबर इज इनपुट, लेबर क्या है बिजनेस में? इनपुट है। तो चेंज इन वेरिएबल इनपुट। सर ये कहां से अचानक आ गया? सर लास्ट दिन समझा के रखा था। टोटल प्रोडक्शन को अगर चेंज इन वेरिएबल से डिवाइड करोगे आपको एवरेज मिलेगा। कैसे? देखो सर 2 डिवाइडेड बाई 1, पहले तो कोई चेंज नहीं है टोटल में, 2 बाई 1 2। सर 5 बाई, मतलब मेरा कहने का मतलब है चेंज इन टीपी कितना? अच्छा टोटल प्रोडक्शन अगर 5 है, लेबर अगर 2 है, टोटल प्रोडक्शन, अच्छा टीपी डिवाइडेड बाई लेबर कर देते हैं। अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। आप लोगों में एक बार वापस रिपीट करता हूँ। मार्जिनल प्रोडक्शन वैसे आता है चेंज इन टीपी बाई चेंज इन लेबर। आई एम सॉरी, एवरेज तो डायरेक्टली आ जाएगा। सॉरी सर, सॉरी, एवरेज तो डायरेक्टली आ जाएगा। देखो मैंने भी गलती कर दिया बोलते बोलते, ये दो एवरेज तो टोटल डिवाइडेड बाई लेबर करने से ही आ जाएगा। बट मार्जिनल कैसे आता है? डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर, डेल्टा टीपी बाई डेल्टा लेबर, प्रोडक्शन में चेंज बाई लेबर में चेंज। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। आप ऐसे देखो 2 से 5 का चेंज, 2 से 5 का चेंज, 3 का चेंज। ठीक है, तो 2 बाई 1 तो 2 हो गया, 3 बाई 1 3 बाई 2, सॉरी 2 से 5 का चेंज, 2 से 5 का चेंज 3 का चेंज है, और 1 से 2 का चेंज 1 का चेंज है। रूल क्या है मार्जिनल का? डेल्टा टोटल प्रोडक्शन बाई डेल्टा लेबर। लेबर में चेंज 1 है, टोटल प्रोडक्शन में चेंज इधर 3 है। 5 से 4 4 का चेंज है, 2 से 3 1 का चेंज है। देखो 2 3 4 ऐसे आए। ठीक है, तो चेंज इन टीपी बाई चेंज इन लेबर करोगे तो मार्जिनल आ जाएगा। और एवरेज कैसे आएगा? टीपी बाई लेबर करने से। जैसे 2 बाई 1 2, 5 बाई 2 2.5, 9 बाई 3 3, 12 बाई 4 3, 14 बाई 5 2.8, 15 बाई 6 2.5। ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ये तो सिंपल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। सर ये तो रहा सिंपल स्टैट्स। अब एनालिसिस क्या है इसका? अब इसका एनालिसिस क्या है? सर इसका एनालिसिस ऐसा है। यस सर बोलो, कुछ कहना चाहते हो? एनी क्वेश्चन सर? ओके ठीक है सर, सुनो सर, पूरा सुन लो फिर सवाल लेता हूं मैं आप लोगों से। सर बिजनेस में जैसे जैसे ऐसा होता है ना, तो स्टेज 1 जो है ना, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब बेसिकली क्या होता है, बिजनेस स्टार्टिंग में ना बड़ा जोर से स्टार्ट करता है। ठीक जैसे विराट कोहली स्टार्ट किया था। ठीक है, जोर से स्टार्ट किया तो मार्जिनल बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेबर भी बढ़ रहा है। तो स्टेज 1 इज इंक्रीजिंग, हर चीज बढ़ेगा, लेबर भी बढ़ेगा, टोटल भी बढ़ेगा, एवरेज भी बढ़ेगा, मार्जिनल भी बढ़ेगा। जैसे विराट का एवरेज स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा था, अभी भी अच्छा है, बट अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंड स्टेज बिजनेस में क्या होता है, जब एवरेज प्रोडक्शन इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाता है। ये देखो सर, एवरेज प्रोडक्शन इक्वल्स टू मार्जिनल कब हुआ? ये देखो, एवरेज भी 3 है, मार्जिनल भी 3 है। जब एपी इक्वल्स टू एमपी हो जाए किसी भी बिजनेस पे, प्रोडक्शन लेवल, एवरेज लेवल और मार्जिनल लेवल अगर सेम लेवल में आ जाए और एपी अपना मैक्सिमम लेवल में रहे, तो सोच लेना बिजनेस में अब स्लॉथनेस आएगा, बिजनेस अभी स्लो पड़ जाएगा। दैट इज अ स्टेज 2 लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। मतलब क्या है, बिजनेस टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो करेगा बट स्लोली। मतलब यहाँ पर रेट देखो 2 से 5, 5 से 9, फिर देखो 9 से 12, 12 से 14, यहाँ 3 का चेंज, यहाँ 2 का चेंज, फिर 1 का चेंज। मतलब
जिस टाइम पे एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन के इक्वल हो जाए बिजनेस में और एवरेज प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल में पहुंच जाए, आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको बिजनेसमैन के हिसाब से रीथिंक करने का जरूरत है कि बिजनेस में डिक्रीजिंग रिटर्न आना चालू हो गया। मतलब रिटर्न तो आएगा बट रेट जो है डिक्रीजिंग है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। एंड देयर इज अ फाइनल स्टेज, जिस पॉइंट में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है, उस पॉइंट में आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। एंड दैट इज अ स्टेज 3 एंड दिस इज द सिचुएशंस ऑफ नेगेटिव रिटर्न। मतलब आप जितना भी लेबर बढ़ा दो, जितना भी लेबर बढ़ा दो, जितना भी मेहनत बढ़ा दो, आपका बिजनेस लॉस ही दिखेगा, आपका बिजनेस लॉस ही दिखेगा। जस्ट लाइक विराट कोहली कितना भी मेहनत कर रहा था, बार बार आउट ही हो रहा था। टेस्ट हो या वनडे हो, T20 0 में ही आउट हो रहा था। 50 तो छोड़ो, 20-25 से ज्यादा रन ही नहीं बना पा रहा था। टेस्ट में भी मुझे सब पता है सर, मैं क्रिकेट बड़ा फॉलो करता हूँ, ठीक है, इसीलिए मुझे पता है, ठीक है। तो टेस्ट में तो और हालत खराब। अजिंक्य रहाणे उसका अच्छा एक कॉम्पिटिटर था, मतलब प्लेयर था, उसका भी हालत खराब था। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट से बिठा दिया, मतलब बेसिकली उसको हटा दिया टीम से। विराट कोहली का भी नाम आ रहा था, लेकिन क्योंकि पहले अच्छा रन बनाया ना, तो विराट कोहली पे भी भरोसा है ठीक है, तो आई थिंक उसका भरोसा रहेगा, कैप्टन भी था। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो सिचुएशंस आपने देखा बिजनेस में, और इसमें बिजनेस का एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का जो रिलेशन आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवरेज और मार्जिनल के बेसिस में टीपी में जो हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं ग्राफ में लेके जाता हूँ, चैट समझ गए? अब ग्राफ में लेके जाता हूँ। देखो सर, बार बार बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा पेशेंस का खेल है सर। देखो, अब जो कुछ भी आपने अभी स्टैट में देखा, उसको मैं ग्राफ में बदलने का कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लुक एट सर, पहले मैं आपको एवरेज, ये देखो 3 लाइन है, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये मार्जिनल प्रोडक्शन का लाइन है। दिस इज द 0, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। ओके सर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, एक ग्रीन लाइन ले रहा हूं मैं। ग्रीन लाइन जो है वो एवरेज प्रोडक्शन का लाइन है। वो पहले बढ़ता है, इंक्रीज करता है, फिर कुछ देर कांस्टेंट होता है और फिर फॉल करना चालू करता है। बट एक चीज देखिए सर, कभी 0 के नीचे नहीं जाता, मतलब कभी नेगेटिव नहीं होता। मार्जिनल नेगेटिव हो गया ना, 0 के नीचे चला गया, ओरिजिन जो है 0 लेवल, ये 0 है। मार्जिनल 0 हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है, बट एवरेज 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं जा सकता। एंड देयर इज अनदर लाइन, दैट इज टोटल प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। टीपी, अब बिजनेस का एवरेज और मार्जिन में लगे बिजनेस का टोटल प्रोडक्शन आता है। टोटल प्रोडक्शन भी पहले इंक्रीज करता है, फिर एक सर्टेन पॉइंट में जाके, एक सर्टेन पॉइंट में जाके, इसको येलो से ड्रॉ करता हूं, येलो नहीं हुआ क्या? ये पॉइंट देखो सर, दिस येलो लाइन, येलो येलो एरिया, ये पीला या येलो एरिया क्या बताना चाहता है? दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, नहीं सॉरी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं सर, इन्फ्लेशन सर, इन्फ्लेक्शन प्रिंटिंग मिस्टेक है। इन्फ्लेक्शन मतलब जहां पर बिजनेस टर्न ले रहा है, मतलब इतना देर से इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा था, बट इसके बाद ना इंक्रीज तो कर रहा है बट स्लो रेट में। इससे पहले इसमें रेट हाई था, विराट कोहली का स्टार्टिंग टाइम पहले हाई रेट में था, अब धीरे धीरे ना स्लो पड़ गया, डिक्रीज हो गया। उसके बाद बिजनेस में एक टाइम आता है जब बिजनेस ना अपने हाईएस्ट लेवल को पहुंचता है, हाईएस्ट लेवल को पहुंचता है। दिस टी पॉइंट उसको डिनोट कर रहा है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन में क्या होता है, अब बिजनेस में तुम कुछ भी कर लो, इससे ज्यादा बिजनेस आपको और रिटर्न नहीं दे सकता। मतलब अगर आप और लेबर बढ़ाते हो, ये देखो लेबर बढ़ाते जाते हो, बट लेबर बढ़ाओ प्रॉब्लम नहीं है, इन कैपिटल भी लगाओ प्रॉब्लम नहीं है, बट बिजनेस आपको और रिटर्न नहीं देना चाहता।
ऐसा क्यों? मतलब आपको चेंज करने का जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ है आपके बिजनेस में, आपको सोचने का टाइम आ गया, या तो अपग्रेड करो। जैसे जो इंसान चार्टर्ड बन जाता है, सीएमए बन जाता है, सीएस बन जाता है, उसके बाद अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, टाइम के साथ अपने आप को जो भी अपडेट होता है उसके साथ चेंज नहीं करता, तो न्यू केस नहीं ले पाएगा, न्यू बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसका इनकम लेवल भी रुक जाएगा। जो बंदा एक टाइम पे ग्रेजुएशन करके जॉब में चला गया था, उसके बाद और अपने डिग्री या नॉलेज के लिए एनहांस नहीं किया, आज ही एक इंसान से बात हो रहा था, ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके जॉब में चला गया था, बट उसके बाद इंडस्ट्री अपडेशन के साथ अपडेट नहीं हुआ, तो अभी सोच रहा है कि सीए सीएमए करने से अच्छा रहेगा। तो मेरे को पूछ रहा था पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, बट क्या टाइम दे पाएगा? मतलब क्या हो गया ना, उनका इनकम रुक गया सर, सैचुरेटेड हो गया। मतलब अगर 30,000 मिलता है ना मंथली, बस और आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? अपग्रेडेशन कोर्स नहीं है उनके पास, अपडेट होने का जगह नहीं है, नॉलेज नहीं है उससे ज्यादा, तो बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। सैचुरेशन लेवल में पहुंच गए, इस पॉइंट के बाद बिजनेस जितना भी प्रोडक्शन करे वो लॉस में चला जाएगा। मेहनत तो करेगा वो, बट इनकम नहीं बढ़ेगा। मेहनत तो करेगा, प्रोडक्शन तो होगा, बट लॉस में चला जाएगा। इस लेवल को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अब ये जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, इस ग्राफ के कॉन्सेप्ट को अगर आप, ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को अगर आप फिर से स्टैट के साथ कंपेयर करोगे ना, ये जो स्टैट आपके सामने था, ये स्टैट जो आपके सामने था, सेम कॉन्सेप्ट आपको स्टैट सिखाया था। ये स्टैटिस्टिक्स सिमिलर पैरामीटर को मैं आपको बताया था कि बिजनेस स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न देता है, फिर बिजनेस आपको डिक्रीजिंग रिटर्न देता है, स्टेज 2, जहां पर एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन के इक्वल आ जाता है और एवरेज प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल में होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन जब 0 हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम में होते हैं, दैट इज स्टेज 3, दैट इज लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। मैं फिर से आपको एक बार ग्राफ को समझाता हूं, देखो, दिस इज माय एवरेज प्रोडक्शन लाइन, दिस इज माय मार्जिनल प्रोडक्शन लाइन। जिस पॉइंट में एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन मैच कर गया, लुक एट सर, बिजनेस का पहला पड़ाव खत्म, इन्फ्लेक्शन एरिया। देख रहे हैं सर, इन्फ्लेक्शन, इसको बंगाली में बोलते हैं बांक बदलेर बिंदु, मतलब बिजनेस में एक सर्टेन चेंज आ गया। क्या चेंज? जिस पॉइंट में एवरेज प्रोडक्शन गिरना चालू करेगा, देखो पहले क्या था, पहले देखो रिलेशन देखो, फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन अपर में है, ये देखो ये एमपी लाइन है, एवरेज प्रोडक्शन नीचे है, ये देखो ये एवरेज प्रोडक्शन है। लेकिन इस पॉइंट के बाद एवरेज ऊपर है, मार्जिनल नीचे है। तो स्टार्टिंग में जब बिजनेस इंक्रीजिंग रिटर्न देता है, मार्जिनल प्रोडक्शन हायर रहता है, एवरेज प्रोडक्शन लोअर रहता है। लेकिन जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है, मतलब बिजनेस में चेंजेस आ जाता है, बिजनेस क्या होता है, उसमें मार्जिनल नीचे आ जाता है, एवरेज ऊपर चला जाता है। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, ये बिजनेस का एक फर्स्ट चेंजिंग मोमेंट होता है, मतलब बिजनेस इंक्रीजिंग रिटर्न से डिक्रीजिंग रिटर्न की तरफ बढ़ता है, इंक्रीजिंग रिटर्न से डिक्रीजिंग रिटर्न की तरफ बढ़ता है। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या? एवरेज प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन, एपी ग्रेटर देन एमपी, दिस इज द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में एपी ग्रेटर देन एमपी है और बिजनेस धीरे धीरे अपने सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ता है, टोटल प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आता है। कब? जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है। इसके बाद जब मार्जिनल धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है, ये जो पॉइंट है ना, 0 के नीचे का जो मार्जिनल का जो जाने का तरीका है, ये यही बताता है कि ये 0 के नीचे मतलब माइनस पे जा रहा है। इसका मतलब अगर मार्जिनल माइनस पे जाएगा तो टोटल फॉल करेगा, अब बिजनेस अपना प्रोडक्शन लेवल फॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे सामने बहुत एग्जाम्पल बिजनेस में ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको बताऊं, एक बड़ा बिजनेस लेता हूं जो फेलियर हुआ है रिसेंट में, अब विराट कोहली तो आप देख ही रहे हो, छोड़ दो अभी, बिजनेस देखो बिग बाजार। सर, क्या आप लोगों को पता है कि बिग बाजार का बिजनेस बंद हो गया है? हेलो, क्या आप लोगों को पता है बिग बाजार का बिजनेस बंद हो गया है?
बैंकरप्टेड हो चुका है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, ये देखो सर, शेयर में कोई चेंजेस नहीं है, और एक टाइम पे बिग बाजार का फ्यूचर रिटेल के नाम पे इसका शेयर मार्केट में लिस्टेड है। एक टाइम पे इसका शेयर 550-600 के आसपास चल रहा था 2 साल 3 साल पहले, बट अभी रिलायंस का एक शेयर 4% ऐसा कुछ दाम पे बिक रहा है। अभी भी लीगल केस पेंडिंग चल रहा है, बिजनेस कंप्लीटली बंद नहीं हुआ। रिलायंस के सामने बिग बाजार अपने आप को बेच दिया था, लेकिन कुछ लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो कुछ 25,000 करोड़ में सेल हुआ था, 24,713 करोड़ में रिलायंस रिटेल को बेच दिया था, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज के कारण अभी कोर्ट में केस चल रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये बिग बाजार चालू हुआ था सर 2001 में। सर इस तरह का बिजनेस के लिए 10-20 साल ना बहुत ही शॉर्ट पीरियड है सर। जिस बड़ा पैमाने में इसका बिजनेस चलता था, ऐसे बिजनेस के लिए ये एक शॉर्ट पीरियड है। ये तो कम से कम 100 साल चलने वाला बिजनेस था, 20 साल ही हुआ है हार्डली। 20 इयर्स में ही बिजनेस इसका गोल हो गया। सर क्यों गोल हो गया? मतलब बिजनेस सैचुरेटेड हो गए। बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हुआ? बिजनेस का ये सिचुएशन हुआ सर, बिजनेस का ये सिचुएशन हुआ कि बिजनेस मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया, उसका मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो गया, एवरेज प्रोडक्शन गिरने लगा, टोटल प्रोडक्शन फॉल होने लगा। बिजनेस अपने आप को पहचान नहीं पाया, अपने गलतियां देख नहीं पाया। क्या करना चाहिए था सर? ऑनलाइन का जमाना आ गया था, बिग बाजार अपने आप को ऑनलाइन के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाया। बिग बाजार इतना बड़ा स्टोर का मालिक था, इतना सारा स्टोर का मालिक था, पूरा भारत में बिग बाजार का 300 से ज्यादा स्टोर है, 120 शहरों में इसका स्टोर है। लेकिन इतना सारा स्टोर होने के बावजूद ब्रांड फैक्ट्री, होम टाउन, सेंट्रल, ई जोन, क्या नाम आप लोग सुने हैं, FBB, इतना सारा ब्रांड, इतना सारा स्टोर होने के बाद भी ये नहीं चल पाया सर। किशोर बियानी, द ओनर ऑफ बिग बाजार, इनका कुछ सोच, कुछ डिसीजन मेकिंग शॉर्ट रन में जो इन्होंने सोच नहीं पाया। जब फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसा बिजनेस मार्केट को ले रहा था, तब ये सोच रहा था नहीं मेरा मॉल के थ्रू से ही बिजनेस चलेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर दिया कोविड। फ्लिपकार्ट, अमेजन का बिजनेस बढ़ता गया, बट बिग बाजार वो भी तो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो सकता था, मतलब हाइब्रिड हो सकता था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं हम ऑनलाइन में नहीं जाएंगे। बाद में कोशिश किया था, बट कोशिश बेकार हो गया सर, बहुत देरी कर दिया था। उतना दिन में 25-30 हजार का लोन हो गया था, कंपनी को बंद होना पड़ा, और अब कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस के बारे में मैं लीगल के क्लास में बात करता हूँ, लॉ के क्लास में, CS एग्जीक्यूटिव लॉ में बात होता है, CSEM फाइनल के लॉ की क्लास में बात होता है। तब मैं आपको लीगल मैटर में बात करूंगा कि क्या केस है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों लीगल मैटर चल रहा है। ये सब कंपटीशन लॉ है, कंपनी लॉ है, आई विल डिस्कस इन एडवांस लेवल। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर सिर्फ बिग बाजार? अरे और भी है। आपको और एक कंपनी के बारे में बताओ तो आपको पता चलेगा, नोकिया। हाँ सर, ये नोकिया का बिजनेस इन इंडिया स्पेशली। क्या सर आज नोकिया का फोन उतना बिकता है जितना पिक टाइम पे बिकता था? हेलो, क्या नोकिया का फोन आज से 20 साल पहले जैसा नोकिया का फोन सेल होता था, 20 साल क्यों, 10 इयर्स बैक, 2007, 8, 9 तक भी नोकिया का फोन जबरदस्त बिकता था। क्या आज भी उतना सेल होता है या बहुत कम, एटलीस्ट इन इंडियन मार्केट? हेलो, अरे बोलो सर। नो सर। नो सर, नो। तो नोकिया का भी क्या प्रॉब्लम हो गया? नोकिया स्मार्टफोन में आया, पर आपको नहीं लगता बड़ा देर से आ गया? बड़ा देर से आया। नोकिया के पास तो मार्केट था, लेकिन सर नोकिया का जो कॉम्पिटिटर था, कौन था नोकिया का बेस्ट कॉम्पिटिटर? बोलो। सैमसंग। जब इंडियन मार्केट में नोकिया चलता था, उस टाइम पे सैमसंग भी चलता था, बट सैमसंग अपने आप को समय के साथ साथ चेंज कर दिया, बट नोकिया नहीं कर पाया। नोकिया नहीं कर पाया, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? वही सेम प्रॉब्लम। नोकिया अपना सैचुरेशन पॉइंट में जब हाईएस्ट लेवल पॉइंट में चला गया था, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे जीरो हो गया था,
और धीरे धीरे नेगेटिव में चला गया था, लेकिन फिर इनोवेशन नहीं आया, इनोवेशन मिसिंग था, और इसीलिए कंपनी का बिजनेस एटलीस्ट इन इंडियन सेक्टर गायब हो गया। और आजकल नोकिया आया है, अब टाइम लगेगा, देखो कि कब अपना वापस पुराना जगह लेता है ना। नोकिया इमोशंस है बहुत लोगों के लिए आज भी, बट इमोशंस तो बाद में, बट अभी ये जो सिचुएशंस है उसको डील करना है। देखो क्या करता है नोकिया। लेकिन इतना तो आपको पता चले गया कि नोकिया स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न दिया था, स्टेज 2 में इंक्रीज तो किया था बट डिक्रीजिंग रेट में, एंड स्टेज 3 में नोकिया जब अपने हाईएस्ट लेवल में पहुंच गया था, उसके बाद नोकिया का बिजनेस इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के साथ नोकिया मार्च किया था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही खराब निकला। बाद में माइक्रोसॉफ्ट खुद को ही मोबाइल सेगमेंट से अलग कर दिया, वो सिर्फ कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, और नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मार्च किया था, वही उसका गलती हो गई, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट बेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट इज बेस्ट फॉर लैपटॉप कंप्यूटर्स, इसके केस। तो नोकिया एंड्रॉयड में मतलब गूगल के साथ जाना चाहिए था, बट नहीं गया। यही सोच उनका फर्क कर दिया कि नोकिया मार्केट से सैचुरेटेड होके प्रोडक्शन लेवल में फॉल कर गया। बिग बाजार का भी सेम प्रॉब्लम, उसको ऑनलाइन अडॉप्ट करना चाहिए था, उसके पास मौका था, उसके पास पूरा भारत में स्टोर था, फ्लिपकार्ट के पास नहीं था। लोग फ्लिपकार्ट को नहीं जानता था, लोग अमेजन को नहीं जानता था, बट लोग बिग बाजार को जानता था। लेकिन किशोर बियानी द एंटरप्रेन्योर, द ग्रेट एंटरप्रेन्योर, बट फेलियर है आज फेलियर है। आपके सामने एग्जांपल है, 2018 में 600 का शेयर आज 4% में बिक रहा है। डोंट बाय, परचेस मत करना अभी तो नहीं, बिल्कुल। अगर कुछ पॉजिटिव आवाज आए, अगर कोई बिग बाजार का बिजनेस को वापस खरीदे, अगर लीगल केसेस चला जाए, उसके बाद ठीक है। अब देखो अगर बस बिजनेस बंद हो जाएगा, कोर्ट क्या डिसीजन देता है उसके ऊपर, कोर्ट में पेंडिंग है, केस चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ऐसा। हेलो, विराट कोहली से लेके बिग बाजार से लेके नोकिया से लेके नॉर्मल बिजनेस तक, आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आया सर? प्लीज टेल मी। स्टैट, कॉन्सेप्ट, रिलेशन, हर चीज समझ में आना चाहिए सर। यहाँ पर एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जैसे एग्जाम में ऐसे ऐसा क्वेश्चन करता है, एवरेज प्रोडक्शन के साथ मार्जिनल का रिलेशन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन के साथ मार्जिनल के साथ टोटल का क्या रिलेशन है। तो आपको तो पता ही है ना सर, ये रिलेशनशिप ही तो है जो मैंने आपको इतना देर से समझाया। टीपी एमपी एपी का रिलेशन, लोग इसको रटते हैं, मगअप करते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप रटो, मगअप करो, बट समझ के इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन को जानो सर। अपने आप को ना भीड़ से अलग करो सर, प्लीज। अगर हाई फाई सैलरी लेना है, अगर अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना है, तो अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने ये दिखाओ कि आपके अंदर अलग सोच है, आप सिर्फ किताबी बात रट के नहीं आए हो। ये चीज आपको अभी से तय करना है। 4 साल बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब अपने आप को और बिल्ड नहीं कर पाओगे। टाइम अभी है, मौका अभी है, ठीक है सर। ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया, इसको अगर मैं थोड़ा और एलाबोरेट करूं, जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं सर, जैसे कि द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट्स बिकॉज indivisibility of fixed factor. It means in order to produce goods up to a given limit, at least one unit of the fixed factor is fixed. Division of labor and specializations. The second reason why we get increasing return in the initial stage. शुरू में क्यों increasing return मिलता है? Because with sufficient quantity of variable factors. Starting में ना सब चीज बहुत sufficient होता है. Introduction of division of labor, specialization of becomes possible, जिसके कारण productivity starting में अच्छा होता है business में. और point of inflection is that point जिस point में total प्रोडक्शन चेंज होता है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट में होता है, उसी पॉइंट में इन्फ्लेक्शन दिखता है। मार्जिनल जब हाईएस्ट, उसके बाद मार्जिनल गिरेगा और टोटल का भी एक चेंज नजर आता है, गियर शिफ्ट करता है, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों होता है, मतलब स्टेज 2 क्यों होता है? स्टेज 2 क्यों होता है? इनएडिक्वेट रिलेटिव ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर में ना एक इनएडिक्वेसी आ जाता है,
once the point is reached at which the amount of variable factor is sufficient to ensure the efficient utilization of fixed factors, then the further increase in the variable factor will cause marginal and average product to decline because the fixed factor then becomes inadequate related to the quantity of variable factors. Inadequate हो जाता है, पर्याप्त नहीं होता, जितना भी बढ़ा लो और काम नहीं करता, बिजनेस में इनोवेशन कम पड़ जाता है और क्या हो जाता है ना, धीरे धीरे सब्स्टिट्यूबिलिटी नहीं आता है सर. Another reason of offered the operations of diminishing return is the imperfect substitutability of factors for one another. उसी पॉइंट में बिजनेस में सैचुरेशन आ जाता है जब आप कोई भी फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, या तो आप लेबर नहीं बदल सकते, ठीक है, लेबर नहीं बदल पा रहे तो इनोवेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्वालिटी माइंड नहीं आ रहा है, तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है. सैचुरेशन मींस बिजनेस को जो देना था दे दिया और कुछ नहीं हो सकता. जैसे एम्बेसडर कार, भारत का आन बान शान, कौन? एम्बेसडर. हाँ सर, लेकिन आज अगर किसी को बोलो तो कोई लेना नहीं चाहेगा. क्यों? क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं किया. एशिया का फर्स्ट ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक, टोयोटा के साथ इसका कंपेयर चलता था, लेकिन आज टोयोटा को देखो, आज एम्बेसडर को देखो. हिंदुस्तान मोटर बिरला ग्रुप का था सर, बीएम बिरला. ये अपने आप को नहीं कर पाया सर, समय के साथ अपने आप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाया. क्वालिटी लेबर, क्वालिटी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं गड़बड़ रह गया. लेकिन सेम पीरियड में आने के बाद भी टोयोटा अपने आप को बढ़ा दिया. देखो टोयोटा के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, जापान का है, बट टोयोटा मतलब गाड़ी के मतलब गाड़ी कंपनी में वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है सर, वर्ल्ड्स बेस्ट. कब आया है सर? फ्रॉम 1937. और एम्बेसडर कब आया है? हिंदुस्तान एम्बेसडर देखो, ऐसे तो 1957 से इसका प्रोडक्शन चालू हुआ है, बट इसका स्टार्टिंग ये भी 1930s के आसपास में ही चालू कर दिया था. तो कहने का मतलब है कि 1937 से टोयोटा अपने आप को बनाया, उसी पीरियड में ऑलमोस्ट 10-15 साल का इधर उधर में. बट आज एम्बेसडर देखो गायब नहीं है, बट टोयोटा स्टिल इंक्रीजिंग, स्टिल इंक्रीजिंग. ठीक है, अब ये स्टिल इंक्रीजिंग कैसे होता है? इसमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आता है. अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में टिकना है ना, तो इसमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल काम करता है. शॉर्ट रन तो हो गया, अब लॉन्ग रन समझना है आपको. लॉन्ग रन में 3 स्टेज होता है सर, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न. नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न? इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब आप जितना इनपुट देते हो आपको उतना आउटपुट मिलता है या उससे ज्यादा मिलता है. इट्स लाइक इफ यू अगर आपका इनपुट 75% है तो आपको मिलता है 100%. कांस्टेंट का मतलब अगर आप 75% देते हो तो 75 ही आता है. डिक्रीजिंग क्या है? 100% देने में 75 मिलता है, दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न. लॉन्ग रन में बिजनेस में ये सिचुएशंस क्रिएट होता है. लॉन्ग रन में जो कोई भी बिजनेस को चलाता है, प्रोडक्शन करता है, उसको ये 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है. Increasing return to scale occur when simultaneous increase in all inputs. और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं होता, सारा वेरिएबल हो जाते हैं. मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर सब वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं रहता सर लॉन्ग रन में. 100% इनपुट दो, 120% आउटपुट निकालो, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है लॉन्ग रन के लिए. कांस्टेंट में 100% दे रहे हो, 100% ही आ रहा है. इसको लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है. लीनियर क्यों? स्ट्रेट लाइन में आता है ना, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकल यूज है लीनियर. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसलिए अगर आप 100% देके 100% ही लाते हो, एक्स्ट्रा नहीं आता आपका, तो आप कांस्टेंट रिटर्न दे रहे हो. और दिस कांस्टेंट रिटर्न इज आल्सो नोन एज लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन. याद रखिएगा, एग्जाम में बड़ा पूछता है. मतलब लॉन्ग रन रिटर्न टू स्केल में जब कांस्टेंट रिटर्न आता है उसको लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है. एंड देयर इज अनदर कांसेप्ट डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. इसमें क्या होता,
आप इनपुट देते हो 100% बट आपको मिलता है 75%। मतलब ये जब लॉन्ग रन में बिजनेस टिक जाता है ना तो उसको ये देखना पड़ता है। अब किसी का लॉन्ग रन कब आएगा, ऐसे कुछ कंपनी जैसे टोयोटा मोर देन 100 ईयर्स के आसपास आने जा रहे हैं, 85 ईयर्स 85 ईयर्स हो गया, बट अभी भी इसका डिक्रीजिंग रिटर्न तो दिख नहीं रहा है। इंक्रीजिंग है या तो कांस्टेंट है, डिक्रीज तो नहीं दिख रहा है। जैसे मारुति सुजुकी वो भी काफी दिनों से चल रहा है, उसका भी इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग अभी नहीं चालू हुआ। बट हिंदुस्तान एम्बेसडर इंक्रीजिंग देखा, कांस्टेंट भी देखा, डिक्रीजिंग भी देखा। हाँ सर, हिंदुस्तान एम्बेसडर इंक्रीजिंग भी देखा, कांस्टेंट भी देखा, डिक्रीजिंग भी देखा, लंबा रन के लिए चला, 70-80 साल चला, बट सिचुएशन देखो अब कौन से बिजनेस में लॉन्ग रन कितना दिन चलेगा। लेकिन ये 3 स्टेज हर बिजनेस को गुजरना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना सर? ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया इसमें 2 कॉन्सेप्ट निकल के आता है सर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल में फर्क क्या होता है? मतलब बिजनेस में बेनिफिट जब आता है ना, मतलब सिंपल बात है कि सस्ता में अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जब सस्ता में अच्छा होता है ना तो उसमें इकोनॉमीज नजर आता है। जैसे इकोनॉमी क्लास और डिस इकोनॉमी मतलब आप चाहते तो हो बट हर चीज महंगा हो जाता है, और अगर ज्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगा ना लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो डिस इकोनॉमी हो जाता है। नेक्स्ट क्लास मैं आपको इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट लाइन। ये आइसो कॉस्ट क्या है और आइसो क्वांट क्या है, मैं दोनों पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें एक्चुअली प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब एक बिजनेस को किस लेवल तक प्रोडक्शन करने से उसका ऑप्टिमम मतलब बेस्ट लेवल प्रोडक्शन होता है उसका। ठीक है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट क्लास। आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट के बारे में बात करूंगा सर, आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट। एंड फिर जाके ये दोनों लाइन समझाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रोड्यूसर मतलब एक, चाहे वो नोकिया का मोबाइल प्रोड्यूस करे, चाहे वो रिलायंस पेट्रोलियम प्रोड्यूस करे, चाहे वो आप वाओ मोमो बनाए, एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम किस लेवल पे मिलता है, एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम किस लेवल पे मिलता है, दैट इज अवर डिस्कशन, दैट विल बी अवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। तो उसके बाद मैं आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट समझने के बाद हम लोग मार्केट में जाएंगे। ठीक है सर, तो ये था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, मतलब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एज वेल एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब पूरा का पूरा फैक्टर्स में एटलीस्ट एक फैक्टर को फिक्स रख के बाकी को वेरिएबल करो। ठीक है, तो बिजनेस 2 एंगल से चलता है सर, एक शॉर्ट रन एंगल से चलता है, एक लॉन्ग रन एंगल से चलता है, और हर एंगल में आपका टोटल प्रोडक्शन, आपका एवरेज प्रोडक्शन, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, आपका वेरिएबल यूनिट्स आपको कहां से कहां लेके पहुंचा सकता है। ठीक है, चाहे वो आप विराट कोहली जैसे क्रिकेटर क्यों ना हो, चाहे आप नोकिया जैसे बिजनेस ही क्यों ना चलाओ, चाहे आप वाओ मोमो चलाओ, चाहे आप रिलायंस पेट्रोलियम चलाओ, या फिर आप एक इंडिविजुअल इंसान ही क्यों ना हो। ठीक है, हर इंसान को जिंदगी में ये अप डाउन देखना पड़ता है, और ऐसा क्यों होता है इसका भी बिजनेस लेवल का एनालिसिस मैंने आपके साथ किया। ठीक है, एनालिसिस मैंने आपके साथ किया कि क्यों कौन से लेवल में ये डिग्रेडेशन नजर आता है। जैसे यहाँ पर ये देखो सर, यहाँ पर एक पॉइंट था, नेगेटिव रिटर्न बिजनेस में क्यों आता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया, टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। In this stage, the quantity of variable factor becomes too excessive relative to the fixed factor, so that they get in each other's way, with the result that total output falls instead of rising. मतलब वेरिएबल फैक्टर इतना ज्यादा हो जाता है, मतलब इनपुट्स इतना ज्यादा वैरी करने लग जाता है, मतलब बिजनेस में कांस्टेंट कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। इन ए सिचुएशन a reduction in the units of variable factor will increase in total output. आउटपुट तो बढ़ता है बट बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आता, जैसे नोकिया का हुआ। The 3 stage together constitute the law of variable proportions, since the second stage is the most important. So stage 2 will be the stage of operation, and because of that in practice we normally refer the law of variable proportion is the law of diminishing return. मतलब stage 2 बिजनेस का सबसे वाइटल है। मतलब जिस पॉइंट में एक बिजनेसमैन अपने आप को, इस पॉइंट में जो अपने आप को देख लिया ना, जो समझ लिया ना कि भाई मैं क्यों गिर रहा हूं, मेरा बिजनेस क्यों डाउन जा रहा है, वो अपने आप को
क्या करेगा, चेक करेगा, रेक्टिफाई करेगा, इनोवेशन पे ध्यान देगा और बिजनेस को टोयोटा जैसा चलाएगा। 1937 से लेके 2022 हो गया, टोयोटा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन 1957 से लेके 2016 में आते आते एम्बेसडर गायब हो गया। एम्बेसडर गायब हो गया, ये फर्क पड़ता है सर। इसलिए स्टेज 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेज 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विराट कोहली अगर अभी भी अपने आप को नहीं सुधारा तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, जैसे अजिंक्य रहाणे को जाना पड़ा। कोई भी बिग प्लेयर, ठीक है, जैसे धोनी, उसको पता था कब शुरू करना है और कब खत्म करना है। सचिन तेंदुलकर, उसको भी पता था कब शुरू करना है कब खत्म करना है। ठीक है सर, क्रिकेट से लेके बिजनेस बहुत बात कर लिया मैंने, दिमाग भी बहुत खाया आप लोगों का, बट इतना तो मैं फील कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। हेलो, टेल मी सर। विशाल, शालिनी, दीपायन, सनोन, नवनी, साहिल, रवि, विदिशा, बोलो सर। ओके सर, हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। तो फिर प्रोडक्शन का नोट्स अगर है तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं प्रोडक्शन का नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है, घर में रिवाइज करना चालू कर दो। डिमांड सप्लाई का क्लास जिन लोगों का मिस है अभी, उनको मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, आप लोग बैकअप क्लास ले, डिमांड सप्लाई को अभी एक बार रिकॉर्डेड में देखे, मुझे डाउट है तो क्लियर कर लें, और बाद में जब फिर से मैं लाइव कराऊंगा तो लाइव फिर से एक बार डिमांड सप्लाई कर लें। मैं शेयर कर दूंगा सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई का जो एरिया है बेसिक्स के साथ, प्लीज एक बार गो थ्रू करें। जिन लोगों का मिस है, जिनका मिस नहीं है वो रिवाइज करें, ठीक है सर। यस बोलो सर, कुछ पूछना चाहते हो? एनी क्वेश्चन सर? ठीक है फिर, बाय सर, टाटा सबको। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट, टाटा। Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।